हाथ में कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष दूसरों पर मढ़ने लगा। श्याओ वू, सच सच बताओ, क्या ये सब उस नेविलेट की वजह से है? क्या उसने तुम्हें भड़काया है? श्याओ वू ने बड़े शांत चेहरे से अपना सिर हिलाया। टैंग सैन, इस मैटर का नेविलेट सर से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तुम साले कभी समझ ही नहीं सकते कि मेरी असली प्रॉब्लम क्या है और मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। मेरे जो दुश्मन है ना, उन्हें तुम्हारी ये सिलाई वाली सुई छू भी नहीं सकती। ये कबाड़ मेरी जान नहीं बचा सकता, इसलिए बेहतर होगा कि ये तुम अपने पास ही रखो। टैंग सैन भौचक्का रह गया। फिर वो बड़े भाई वाले टोन में लेक्चर झाड़ने लगा। श्याओ वू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें बड़े और खतरनाक वेपन्स इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम्हारा टेम्पर शॉर्ट है। कल को अगर तुमने गुस्से में आकर किसी की जान ले ली तो उसका पाप किसके सिर आएगा? श्याओ वू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भाई उसे कतई उल्टी आने का मन हुआ। ये साला खुद तो थैंक्स टू ग्रेट एरिना में दूसरों पर अंधाधुंध हिडन वेपन्स चलाता है और जब मेरी बारी आई तो ज्ञान पेल रहा है कि दूसरों को चोट लग जाएगी। हट साले। श्याओ वू ने गुस्से में बस एक शब्द बोला और सीधे कमरे के अंदर जाकर गेट को इतनी जोर से बंद किया कि धड़ाम की आवाज आई। टैंग सैन साला गेट के बाहर बकलोल की तरह खड़ा रह गया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कोहिनूर जैसी लाइनों में क्या मिस्टेक थी। उसने बहुत दिमाग लगाया पर एंड में उसकी ईगो यही बोली कि वो बिल्कुल सही था। खतरनाक वेपन्स का यूज करना पाप है। पर तभी अचानक उसके दिमाग में श्याओ वू की वो लाइन गूंजी, मेरी सिचुएशन और मेरे दुश्मन। श्याओ वू, प्लीज मुझे बताओ ना, बात क्या है तुम्हारे? वो दुश्मन कौन है? वो गेट पीटते हुए चिल्लाया। सीन एकदम से चेंज होता है भाई। ग्रेट एरिना के वीआईपी बॉक्सर वाले कैबिन लग्जरी बॉक्स में फ्यूरिना आराम से बैठी नीचे रिंग की तरफ देख रही थी, जहां नेविलेट पूरे स्वैग में जज की ड्यूटी निभा रहा था। उसके होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। रहा सवाल दाई मुबाई का, तो वो कबाड़ उनके लिए एक चींटी बराबर भी नहीं था। अगर वो दोबारा उनके सामने उड़ने की कोशिश करता तो वो सीधे उसकी टिकट काट देते। कोई बड़ी बात नहीं थी। रात के ठीक 12 बजे एरिना के सारे मैच खत्म हो गए। जब पूरी पब्लिक चली गई तब नेविलेट वॉक करता हुआ सीधे कैबिन के अंदर आया। हाँ जी मैडम, आज का क्या स्कोर रहा? कल्टीवेशन में कुछ प्रोग्रेस हुई? ठीक ठाक ही था जब तक वो ओरिजिनल स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स मैं प्रोटेगोनिस्ट यहाँ नहीं आते तब तक हमारी पावर बढ़ने की स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। पर बूंद बूंद से सागर भरता है, अपनी प्रोग्रेस कम नहीं है। वैसे भी हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है ना? फ्यूरिना ने आंख मारी। बिल्कुल सही कहा। नेविलेट मुस्कुराया। इस दुनिया में कोई ऊपर वाला नहीं था जो उन्हें बूढ़ा होने का श्राप इरोजन दे सके, चाहे वो वाटर ड्रैगन किंग हो या वाटर गॉड। दोनों के पास अमर जिंदगी थी। वो वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा खूंखार और पावरफुल होते जा रहे थे। प्यारी और अक्लमंद मिस फोकालोर्स, क्या आप लेट नाइट स्नैक्स खाना चाहेंगी? ऐसी चीजें क्या लड़कों को डिसाइड नहीं करनी चाहिए? या फिर तुम भूल गए कि हमारे नेविलेट अभी छोटे हैं? फोकालोर्स ने मुंह पर हाथ रखकर हल्की सी हंसी बिखेरी। नेविलेट के माथे पर जैसे काले बादल छा गए, पर उसने बहस नहीं की। सीधे उसके सैंडल्स चेंज करवाए और उसे गोदी में उठा लिया। अगर ऐसी बात है तो फिर डिसीजन मेरा ही होगा। अरे मुझे नीचे उतारो। बगल में खड़ी फोकालोर्स के दिमाग में एक खुराफात सूझी और वो धीरे से बुदबुदाई। मुझे पता है कि रात को क्या खाना है। फोकालोर्स को तुरंत किसी खतरे का एहसास हुआ और उसने पूछ ही लिया कि वो क्या सोच रहा है, पर नेविलेट ने बिना पलक झपकाए बात को घुमा दिया और पास की एक फ्रूट चाट की दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि चलो वहां ट्राई करते हैं। दोनों जैसे ही दुकान के अंदर गए, ओनर ने नेविलेट को पहचान लिया और एक्साइटमेंट में चिल्लाया, सर नेविलेट। नमस्ते सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सुनते ही दुकान में बैठे गिने चुने कस्टमर्स ने तुरंत मुड़कर देखा। वो कोई और नहीं, रॉयल टीम 1 के मेंबर्स थे। नेविलेट ने तमीज से थैंक यू कहा और ऑर्डर प्लेस किया। मेरे लिए एक पपीते का जूस, एक पपीता प्लेटर और बस आखिर में एक ग्लास सादा पानी ले आओ। ओनर ने फटाफट ऑर्डर नोट किया और किचन की तरफ भागा, पर बगल में खड़ी फोकालोर्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब होते जा रहे थे। उसने खुद को ऊपर से नीचे देखा और फिर गुस्से और हंसी के मिक्स इमोशन के साथ नेविलेट को घूर कर देखा। दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, पर उधर रॉयल टीम के मेंबर्स के बीच खलबली मच गई। बॉस, मुझे लग रहा है कि ये नेविलेट बहुत स्ट्रांग है। उसका ऑरा बहुत ज्यादा हैवी है। तियानहेंगे, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? यू तियानहेंगे लगातार नेविलेट की तरफ घूर रहा था। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो चुका था। मैं कभी मजाक नहीं करता। मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत बड़े लीडर के सामने खड़ा हूँ। मेरा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सोल बिना कंट्रोल के कांप रहा है, डर रहा है। उनकी फुसफुसाहट बहुत धीमी थी, पर एक एक शब्द नेविलेट और फोकालोर्स के कानों में साफ साफ पड़ रहा था। उनकी आवाज कितनी भी दबी हुई थी, पर वो नेविलेट और फोकालोर्स तक पहुंच ही गई। फोकालोर्स ने नेविलेट को देखकर आंख मारी, जिसका साफ मतलब था, देखो वो तुम्हारे बारे में बात
कर रहे हैं, पर नेविलेट ने बस ना में सिर हिला दिया, जैसे ये छोटी सी बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन यू तियानहेंग का चेहरा और गंभीर होता गया। उसका ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सोल आउट ऑफ कंट्रोल होकर नेविलेट की डायरेक्शन में थरथरा रहा था। खून के रिश्तों की गहराई से आ रहा ये डर इतना ज्यादा था कि अपने दादा युआनझेन के सामने भी उसने ऐसा फील नहीं किया था। वो झटके से खड़ा हुआ और अपनी टीम के हैरान चेहरों के बीच सीधे नेविलेट के टेबल के पास जाकर रुक गया। नेविलेट, हेलो, मैं हूं यू तियानहेंग, सोल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन लेवल 39 अटैक सिस्टम सोल मास्टर। मैं आपसे एक मुकाबला करना चाहता हूं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए ताकि मुझे हमारे बीच का फर्क पता चल सके। यू तियानहेंग के चेहरे पर पक्का इरादा था। भले ही उसका शरीर उस प्रेशर से कांप रहा था, पर ड्रैगन सोल का प्राइड उसे लड़ने से पहले पीछे हटने की इजाजत नहीं दे रहा था। सॉरी मिस्टर यू तियानहेंग, मैं लड़ाई झगड़े में अच्छा नहीं हूँ और ना ही मुझे ये पसंद है। मैं तो बस एक सीधा साधा रेफरी हूँ। नेविलेट ने बिना किसी एक्सप्रेशन के मना कर दिया। ये सुनते ही फोकालोर्स की हंसी छूटने को हो गई। भाई साहब, लड़ाई में अच्छा नहीं हूँ, ये डायलॉग इसे किस शातिर ने सिखाया है? यू तियानहेंग और रॉयल टीम के बाकी लोग भी सन्न रह गए। तुम स्पिरिट एरिना के रेफरी होकर बोल रहे हो कि लड़ना नहीं आता? यू तियानहेंग ने दांत भींचे और उसकी आवाज और कड़क हो गई। नेविलेट, प्लीज आपको मेरे साथ एक मैच तो खेलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं माने तो मुझे यही हाथ उठाने पड़ेंगे। नेविलेट को समझ नहीं आया कि ये बच्चा बिना पिटे मानेगा। क्यों नहीं नेविलेट, बस एक फ्रेंडली मैच ही तो है, फिक्र मत करो, हमारे बॉस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। यू फेंग ने पास आकर बड़े कैजुअल टोन में कहा, हैंडसम तियानहेंग का नेचर ही ऐसा अड़ियल है, तुम बस एक मैच खेल लो ना। अगर जीत गए तो दीदी तुम्हें एक टाइटल डुआलुआओ के हाथ की बनी स्पेशल ड्रिंक पिलाएगी। दुगुयान भी मुस्कुराते हुए पास आई, पर उसकी बातों का असली मतलब डराने वाला था। जब मिस दुगुयान खुद ऐसा कह रही हैं, तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तुम मुझे जानते हो? दुगुयान एकदम शॉक्ड रह गई। जब से वो सोटो सिटी आई थी, वो सबसे दूर ही रह रही थी और कभी किसी के सामने नहीं आई थी, तो सामने वाले को उसका नाम कैसे पता? मिस दुगु यान से तो मेरी ये पहली मुलाकात है, लेकिन मिस्टर दुगुबो से मेरी एक बार मुलाकात हो चुकी है, नेविलेट ने शांति से कहा। ये सुनते ही रॉयल टीम के सारे मेंबर्स के होश उड़ गए। ये पॉइजन डुआलुआओ दुगुबो को जानता है। वो ऐसे टाइटल डुआलुआओ हैं जिनसे मिलना इन लोगों के लिए भी सपना है। तुम मेरे दादाजी को जानते हो? दुगुयान को यकीन नहीं हो रहा था। नेविलेट ने अंधेरे कोने की तरफ नजर उठाई और कूल होकर बोला, मिस्टर दुगुबो, आपकी पोती को मेरी बात पर शक है, क्यों ना आप खुद ही बाहर आ जाएं। बिल्कुल, दुगुबो शुरू से ही छुपकर उनके पीछे चल रहा था। जब से दुगुयान ने अर्थ ड्रैगन पंपकिन खाकर अपना लेवल अप किया था, वो उसे लेकर फिक्रमंद था और सोटो सिटी तक पीछा करते हुए आया था। हाँ, छोटे भाई बच्चे ना समझ है, तुम दिल पर क्यों ले रहे हो? दुगुबो की कड़कती हंसी गूंजी और हरे रंग के आर्मर में वो अंधेरे से बाहर निकल आया। उसके दिल में अजीब सी उलझन थी कि उसकी इतनी सीक्रेट मूवमेंट को इस लड़के ने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। पर जब उसने सोचा कि इस लड़के को आइस एंड फायर आइस का सीक्रेट भी पता है, तो वो रिलैक्स हो गया। और जैसे ही दुगुबो सामने आया, रॉयल टीम के सारे मेंबर्स एकदम स्टैच्यू बन गए। दुगुबो और नेविलेट को पुराने दोस्तों की तरह बात करते देख रॉयल टीम पूरी तरह हिल गई। भाई अभी तो कह रहा था कि सिर्फ एक बार मिला है। उन सब ने तुरंत झुककर ग्रीट किया, प्रणाम डुआलुआ। मियानशा, दुगुबो ने कैजुअल वे में हाथ हिलाया, पर उसकी नजरें नेविलेट पर ही टिकी थीं। दादाजी, आप यहाँ कैसे? दुगुयान ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और हैरान होकर पूछा। अरे मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। दुगुबो ने उसके बाल सहलाए और फिर गुस्से में यू तियानहेंग को घूरा। क्या तुम यान जितने स्ट्रांग हो? क्या तुम में उसे प्रोटेक्ट करने की औकात है? इस बात ने यू तियानहेंग को वहीं फ्रीज कर दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने दांत भींचे, मुठियां कसी और सीरियस होकर बोला, मियानशा, अभी मेरी पावर भले ही यान से कम है, पर मैं मेहनत करूंगा। अगर कोई उसे चोट पहुंचाना चाहता है तो उसे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। अगर यान को कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं ही तेरी जान लूंगा। दुगुबो ने आंखें तरेरी। उसे कमजोरों के ऐसे डायलॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने उन दोनों को इग्नोर किया और नेविलेट की तरफ देखकर मुस्कुराया। छोटे भाई, 1 महीने बाद देख रहा हूं तुम्हारा ऑरा और भी कमाल का हो गया है। 1 महीने पहले नेविलेट उसे सिर्फ एक खतरा लगता था, पर आज वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। मिस्टर दुगुबो, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, प्लीज बैठिए। नेविलेट ने हल्का सा सिर झुकाया और फिर यू तियानहेंगे की तरफ देखा। मिस्टर यू तियानहेंगे, हमारा मैच डिनर खत्म होने के बाद रखें तो कैसा रहेगा? यू तियानहेंग ने ब्लैंक होकर दुगुबो की तरफ देखा तो बुढ़े ने उसे डांटते हुए कहा, मेरी तरफ क्या देख रहा है? इस लड़के से कुछ सीखने को मिल रहा है, ये तेरी खुशकिस्मती है। यू तियानहेंग का रोने जैसा मन हो गया। अगर पता होता कि ये दुगुबो का जानने वाला है तो वो पंगा ही क्यों लेता, पर अब तीर कमान से छूट चुका था तो उसे हामी भरनी ही पड़ी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 मिनट बाद फोकालोर्स का डिनर खत्म हो गया। नेविलेट ने अपने स्टोरेज टूल से एक खूबसूरत सा छोटा केक निकाला और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मिस फुरीना को ये बहुत पसंद था। मुझे नहीं पता कि मिस फोकालोर्स को ये पसंद आएगा या नहीं। ये नज़ारा देखकर दुगुबो
और रॉयल टीम के सारे मेंबर्स का दिमाग घूम गया। भाई आधी रात को जबरदस्ती का रोमांस दिखा रहे हो क्या? मुझे लगा तुम इसे चुपके से खाओगे, पर ये तो तुमने मेरे लिए रखा था। फोकालोर्स ने मुस्कुराते हुए केक लिया। चलो सबका टाइम वेस्ट नहीं करते, ये केक मैं मैच देखते देखते खाऊंगा। बिल पे करते वक्त ओनर ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और बोला कि वो नेविलेट का फैन है, इसलिए ये डिनर उसकी तरफ से है। आपकी अच्छाई के लिए शुक्रिया, पर मैं बिना वजह कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। नेविलेट ने 2 गोल्ड सोल्स कॉइन्स टेबल पर रखे और फोकालोर्स के साथ बाहर निकल गया। बाकी चेंज रख लो, हम अगली बार फिर आएंगे। वो लोग अभी कुछ ही कदम चले थे कि यू फैंग से रहा नहीं गया। नेविलेट, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। स्पिरिट एरिना तो इस वक्त बंद हो चुका है। उसे लगा कि मुकाबला करने के लिए शहर से बाहर कोई जगह ढूंढनी होगी। नेविलेट के कदम रुके, फिर उसने हाथ से इशारा किया, कोई बात नहीं, मेरे साथ स्पिरिट एरिना ही चलो। चलो स्पिरिट एरिना। तुम्हें क्या लगता है वो एरिना तुम्हारे बाप का है? यूफेंग धीरे से बुदबुदाया। पर वहां जितने भी लोग थे वो सब लेवल 30 से ऊपर के सोल मास्टर्स थे और साथ में एक टाइटल डुआलुआओ भी था, इसलिए सबको साफ सुनाई दे गया। इससे पहले कि नेविलेट कुछ बोलता, दुगुबो ने यूफेंग के कंधे पर हाथ रखा और रहस्यमयी हंसी के साथ बोला, तुम्हारा नाम यूफेंग है ना? वैसे तुम गलत नहीं कह रहे, ये स्पिरिट एरिना सच में नेविलेट के घर की ही प्रॉपर्टी है। यूफेंग और बाकी सब वहीं के वहीं शॉक हो गए। पिछले कुछ दिनों में स्पिरिट एरिना के अंदर उन्होंने जो भी ड्रामे किए थे उन्हें याद करके जब उन्होंने यू तियानहिंग को देखा तो उनकी आंखों में सिर्फ हमदर्दी थी। हमारा कैप्टन कहीं आज ये पिटकर मर ना जाए। नेविलेट सबको लेकर स्पिरिट एरिना पहुंचा। गेट पर खड़े गार्ड्स थोड़े हैरान थे, पर उन्होंने तुरंत रास्ता दे दिया। सबने सबसे पास वाला स्टेज चुना। स्टाफ ने बिना देर किए पूरे एरिना की लाइट्स ऑन कर दी। पता नहीं किसने ये खबर लीक कर दी थी कि नेविलेट और रॉयल टीम के कैप्टन का मैच होने वाला है। दोनों के स्टेज पर आने से पहले ही एरिना का पूरा स्टाफ वहां आकर इकट्ठा हो गया। मानना पड़ेगा डायरेक्टर को चुपके से सामने वाले कैप्टन को चैलेंज कर दिया, अगर यू तियानहिंग को आज चोट लग गई तो कल का टीम मैच हम पक्का जीतेंगे। डायरेक्टर आओ ने तारीफों के पुल बांधे और बाकी स्टाफ भी हाँ में हाँ मिलाते हुए नेविलेट के पिछले कारनामों की कहानियां सुनाने लगा। यहाँ तक कि किसी ने एक्साइटमेंट में चिल्लाकर कह दिया, मैं तो सर नेविलेट का वफादार कुत्ता हूँ। रॉयल टीम के मेंबर्स ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि ये लोग बस बटरिंग कर रहे हैं दिल ही दिल में। उन्होंने सोचा कि असली ताकत तो स्टेज पर ही दिखेगी। देखते हैं कि दुगुबो जिस लड़के की इतनी तारीफ कर रहा था उसमें कितना दम है। सिर्फ यू तियानहिंग ऐसा था जिसका प्रेशर के मारे दम घुट रहा था। वो तो बस सामने वाले की पावर चेक करने के लिए जिद करके ये मैच रखवा बैठा था। पर जैसे जैसे उसे चीजें समझ आ रही थीं, उसका कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि नेविलेट सिर्फ एक मामूली सोल मास्टर नहीं हो सकता। इसी थॉट के साथ यू तियानहिंग ने छलांग लगाई और स्टेज पर आ गया जहां नेविलेट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर यू तियानहिंग, मैं लड़ाई झगड़े में वैसे तो अच्छा नहीं हूँ, बस आपका चैलेंज रिजेक्ट करना अजीब लग रहा था। ऐसा करते हैं, अगर आप मेरी बनाई हुई सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल को भी ढेर कर देते हैं तो आपकी जीत पक्की। यहाँ तक कि अगर आपकी पूरी रॉयल टीम भी स्टेज पर एक साथ आ जाए और मेरी इस एक स्किल को हरा दे तब भी आप ही जीतेंगे। नेविलेट ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। वो यू तियानहिंग को नीचा नहीं दिखा रहा था, बल्कि सच में दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान का था। पर यू तियानहिंग के लिए ये बातें किसी गहरे टॉन्ट जैसी थीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो कड़क कर बोला, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस आपको कोई गलतफहमी ना हो जाए इसलिए कह रहा था। मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। यू तियानहिंग ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके दांत किटकिटाने लगे। हारेंगे तो इज्जत से और जीतेंगे तो शान से। 7 लोग मिलकर एक अकेले पर टूट पड़े, ऐसी हरकत हमारी रॉयल टीम कभी नहीं करेगी। यू फैंग और बाकी मेंबर्स का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भाई साहब, इसे लड़ना नहीं आता? ये तो घमंड की आखिरी स्टेज है। ठीक है फिर, रेफरी मैच शुरू करने का अनाउंसमेंट करो। नेविलेट की बात खत्म होते ही बगल में खड़े रेफरी ने तुरंत सिर हिलाया और जोर से चिल्लाया, 3, 2, 1 फाइट स्टार्ट। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन एक्टिवेट। यू तियानहिंग ने सबसे पहले अपनी सोल को बॉडी पर एक्टिवेट किया, जिससे उसका पूरा राइट आर्म ड्रैगन के हाथ में बदल गया। ये उनकी ड्रैगन फैमिली की टॉप सीक्रेट टेक्निक थी। 2 येलो और एक पर्पल यानी 3 सोल रिंग्स उसके पैरों से ऊपर उठीं और उसके चारों तरफ नीली बिजली पागलों की तरह कड़कने लगी। उसका ऑरा पूरी तरह से लोड हो चुका था। दूसरी तरफ नेविलेट ने सीधे हाथ में अपनी स्टिक पकड़ी और उल्टे हाथ को हवा में उठाया। एटर्नल फ्लो की बुक अचानक उसके सामने हवा में तैरने लगी। साथ ही 3 वाटर ब्लू कलर की सोल रिंग्स चमक उठीं। नेविलेट सोल एटर्नल फ्लो लेवल। यू तियानहिंग उसकी सोल रिंग्स को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, नेविलेट के दोनों हाथों में तेज रोशनी चमकी। एक तरफ दहकती हुई आग और दूसरी तरफ एकदम प्योर पानी का गोला उसके सामने आ गया। पूरा एरिना ये देखकर सन्न रह गया। पानी और आग तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, पर नेविलेट दोनों एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा था। सबकी फटी आंखों के सामने नेविलेट ने अपनी स्टिक को हल्के से जमीन पर टच किया। पानी और आग के एलिमेंट्स इतनी तेजी से घूमने लगे
कि 2 सेकंड के अंदर स्टेज पर 2 विशाल ड्रैगन के बच्चे आ खड़े हुए। दोनों ने मिलकर ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि पूरा स्पिरिट एरिना कांप उठा। ड्रैगन, ये तो ड्रैगन सोल बीस्ट्स हैं। नेविलेट के लिए एक असली जान वाले ड्रैगन को बनाना भले ही मुश्किल हो, पर सिर्फ एलिमेंट्स का यूज करके ऐसी नकली ड्रैगन बॉडीज तैयार करना उसके बाएं हाथ का खेल था। 2 कड़कती दहाड़ें स्टेज पर गूंज उठीं। इन्हें छोटा समझने की गलती भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि ये एलिमेंट्स सीधे ड्रैगन ब्लड लाइन से जुड़े थे। गहरे नीले रंग का वाटर ड्रैगन और चटक लाल रंग का फायर ड्रैगन साथ में खड़े हो गए। हालांकि ये अभी छोटे फॉर्म में थे और नेविलेट से थोड़े ही बड़े थे, दिखने में भी थोड़े क्यूट लग रहे थे, पर यू तियानहिंग को अपनी ब्लड लाइन में ऐसा खौफ फील हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मिस्टर यू तियानहिंग, संभल के। नेविलेट की आवाज आते ही उसने अपने लेफ्ट हैंड से इशारा किया और दोनों छोटे ड्रैगन सीधे यू तियानहिंग की तरफ लपके। यू तियानहिंग की पीठ पसीने से भीग गई। उसने दांत पीसकर चिल्लाया, देखा जाएगा। फर्स्ट सोल स्किल, थंडर ड्रैगन क्लॉ। उसकी पहली सोल रिंग चमकी और 10 मीटर के दायरे में बिजली कड़कने लगी। उसका ड्रैगन आर्म उस कड़कती बिजली के साथ सीधे वाटर ड्रैगन की तरफ बढ़ा, जो उसे दिखने में थोड़ा कमजोर लग रहा था। शॉट एकदम सटीक बैठा। यू तियानहिंग के चेहरे पर अभी खुशी आई ही थी कि पलक झपकते ही उसके होश उड़ गए। वो हमला ऐसा था जैसे पानी पर हाथ मारा हो। ड्रैगन को खरोंच तक नहीं आई, उल्टा खुद यू तियानहिंग के हाथ की हड्डी हिल गई। तभी उसके कान में दुगुयान की चीख पड़ी, तियानहिंगी, संभल कर। उसने किसी तरह खुद को बचाते हुए फायर ड्रैगन के वार को डॉज किया। अभी वो सांस ले ही रहा था कि दोनों ड्रैगन्स ने उसे लेफ्ट और राइट से फिर घेर लिया। उनके पंजों में पानी और आग के एलिमेंट्स लोडेड थे। अगर एक भी टच हो जाता तो वेपोराइज यानी भाप बनने वाला भयानक डैमेज होता। ये तो नेविलेट ने अपनी पावर को बहुत दबा कर रखा था, वरना अगर वो फुल फॉर्म में आता तो यू तियानहिंग का वहीं गेम ओवर हो जाता। धत्तेरे की, इन्हें तो खरोंच तक नहीं आ रही। यू तियानहिंग का पसीना छूट रहा था। उन दोनों ड्रैगन्स के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन को देखकर उसे समझ आया कि नेविलेट क्यों बोल रहा था कि उसे लड़ना नहीं आता। भाई, जिसके पास ऐसे 2-2 बॉडीगार्ड्स हों, उसे खुद हाथ उठाने की जरूरत ही क्या है। जरा सा ध्यान भटकते ही वाटर ड्रैगन की पूंछ उसे आ लगी। भले ही वो बस छूकर निकली थी, पर यू तियानहिंग की एक पसली वहीं क्रैक हो गई। तियानहिंगी, दुगुयान से अब और देखा नहीं गया। वो चिल्लाते हुए सीधे स्टेज पर कूद गई। यूफैंग और बाकी मेंबर्स ने भी बस 1 सेकंड सोचा और सबके सब स्टेज पर आ गए। यूफैंग ने हिम्मत जुटाकर कहा, नेविलेट, जो बात तुमने पहले कही थी, क्या तुम अभी भी उस पर टिके हो? नेविलेट ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिलाया। जुबान का पक्का हूं, मेरी कही बात बिल्कुल नहीं बदलेगी। ये सुनते ही नीचे खड़े स्टाफ मेंबर्स में जोश भर गया। उस शोर शराबे के बीच फिर किसी की आवाज गूंजी, मैं तो सर नेविलेट का ही कुत्ता हूं। स्टेज पर ये लिंगलिंग ने तुरंत अपनी हीलिंग लाइट ऑन की और यू तियानहिंग के जख्म पल भर में ठीक हो गए। पूरी रॉयल टीम अब फाइटिंग पोज में आ चुकी थी और उनकी नजरें नेविलेट पर टिकी थीं। नेविलेट, अब तुम्हारा सामना हमारी पूरी रॉयल टीम से है। डुआलुआओ कॉन्टिनेंट के ज्यादातर सोल मास्टर्स मानते हैं कि अकेले इंसान की ताकत की एक लिमिट होती है, पर एक पूरी टीम अपने अलग अलग रोल्स से एक दूसरे की कमियों को छुपा लेती है, और रॉयल टीम तो हर मामले में परफेक्ट थी। अटैक, कंट्रोल, डिफेंस, स्पीड, फ्लाई और हीलिंग, हर एक डिपार्टमेंट सॉर्टेड था। दुगुयान, सोल, ग्रीन फॉस्फोरस सरपेंट, लेवल 43 कंट्रोल सिस्टम, सोल मास्टर, जरा संभल कर। सबने एक एक करके अपना नाम बताया और सीरियस होकर दोनों ड्रैगन्स को देखने लगे। इस बीच नेविलेट ने अपने ड्रैगन्स को रोकने का इशारा किया। वो शांत खड़े रहे, पर जैसे ही एक तेज दहाड़ गूंजी, वो फिर से अटैक मोड में आ गए। सावधान, इनका डिफेंस और पावर बहुत ज्यादा है। इनके पानी और आग के एलिमेंट्स से बचकर रहना, दोनों के मिक्स होने से अजीब डैमेज होता है। यू तियानहिंग ने मार खाने का अपना फ्रेश एक्सपीरियंस तुरंत टीम से शेयर किया ताकि बाकी लोग वो गलती न दोहराएं। समझ गए कैप्टन। तभी शिमो और शिबाओ, दोनों भाई एक साथ बोले, चलो देखते हैं इनके हमलों में कितना दम है। उन दोनों की सोल ब्लैक टर्टल थी, जो इस कॉन्टिनेंट की टॉप डिफेंस सोल्स में से एक है। उन्होंने अपनी पोजीशन बदली और सीधे फ्रंट में आ गए। दोनों भाइयों ने एक एक ड्रैगन को संभाला और अपनी शील्ड्स आगे करके उनके पैरों का वार झेलने के लिए तैयार हो गए। पर अगले ही पल दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पावर इतनी प्योर और हैवी थी कि उनके कंट्रोल के बाहर थी। पूरे एरिना के सामने वो दोनों ब्लैक टर्टल सोल मास्टर्स अपनी शील्ड्स के साथ ऐसे उड़े कि सीधे दूर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। लो, ये तो आते ही ढेर हो गए। नीचे खड़े लोगों के बीच खलबली मच गई। टॉप लेवल के डिफेंस सोल मास्टर्स सामने वाले की सिर्फ एक बेसिक स्किल का वार भी नहीं झेल पाए। नेविलेट का मुंह अजीब सा बन गया। उसने ड्रैगन्स की पावर को बिल्कुल नहीं बढ़ाया था। यू तियानहिंगे को तो फिर भी अक्ल थी, पर ये दोनों अड़ियल अपनी शील्ड लेकर सीधे सुपर अटैक के आगे अड़ गए तो उड़ने ही थे। यूफैंग और बाकी सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अब जाकर उन्हें समझ आया कि यू तियानहिंग पहले कुछ क्यों नहीं कर पा रहा था। इन दोनों ड्रैगन्स की पावर सच में नेक्स्ट लेवल थी। इसी बीच पानी और आग के दोनों छोटे ड्रैगन्स ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर ली। शिट, इन्हें रोको जल्दी, यू तियानहिंग पागलों की तरह चिल्लाया।
उसे साफ फील हो रहा था कि उन दोनों ड्रैगन्स का ऑरा अब ब्लास्ट होने वाला है। वो सबसे आगे बढ़ा, पर यू फैंग और ओस्लो जैसे स्पीड वाले मेंबर्स ने फुल पावर लगाने के बाद भी देर कर दी। पानी और आग के एलिमेंट्स एक साथ कलेक्ट हुए और दोनों ड्रैगन्स गोल गोल घूमने लगे। पानी और आग के फव्वारे आपस में मिक्स होकर पूरे एरिना में फैल गए। यू तियानहेंग और उसकी टीम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस ऑलराउंडर अटैक से बचने की कोई जगह ही नहीं थी। यहाँ तक कि हवा में उड़ रहा यू फैंग भी नहीं बच पाया। आग की लपटें जैसे ही उसके पास से गुजरी, वो पूरा का पूरा भुन गया और उसके बाल तक जल गए। हम हार मानते हैं, हम हार गए। यू तियानहेंग ने पूरी ताकत से चिल्लाकर सरेंडर किया और जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत के सामने टीम वर्क जैसी बातें सिर्फ एक मजाक हैं। उसके कहते ही नेविलेट ने हल्का सा हाथ हिलाया और दोनों ड्रैगन्स धुएं की तरह हवा में गायब हो गए। तियानहेंग, तुम ठीक हो? दुगुयान भागकर उसके पास आई। उसे तो अटैक करने का मौका तक नहीं मिला था। मैं ठीक हूँ, पहले यू फैंग और ओस्लो को देखो। यू तियानहेंग का सिर झुक चुका था। उसकी पूरी टीम अकेले लड़ने से भी ज्यादा बुरी तरह हारी थी। अब उसे एहसास हुआ कि वो जो इतनी देर टिक पाया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नेविलेट रहम खा रहा था। अरे मैं ठीक हूँ, लिंगलिंग दीदी हैं तो मरने नहीं देंगी। यू फैंग का रोने जैसा मुंह हो गया था। उसे लगा था कि उड़ना उसका प्लस पॉइंट है, पर यहाँ तो वो सीधा टारगेट बन गया। मैं भी ठीक हूँ, ओस्लो ने भी मुश्किल से कहा। नेविलेट, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। मेरा शक बिल्कुल सही था, पर मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मिस्टर यू तियानहेंगे, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मुझे सच में लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेविलेट की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि यू तियानहेंगे झटके से खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, नेविलेट बस करो यार, ये एक्टिंग बंद करो। तुम्हारी ये जो पावर है ना, एक दिन पूरी दुनिया में गूंजेगी, और जिस दिन तुम फेमस हो जाओगे उस दिन ये प्रूव हो जाएगा कि मैं और मेरी टीम कमजोर नहीं थे। तुमसे हारना हमारे लिए फख्र की बात है। वो तो बस ये चाहता था कि नेविलेट ये सीधा बनने का नाटक बंद करे। तभी यू तियानहेंग की आंखों में एक चमक आई और वो खुद ही बोला, अच्छा अब मैं समझा, तुम इतने स्ट्रांग हो इसीलिए तुम्हें लड़ने में मजा नहीं आता। इस लेवल पर तुम्हारा कोई कंपेटिटर ही नहीं है, तुम अकेले बोर होते हो, है ना? हाँ पक्का यही बात है। नेविलेट कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो यूफैंग को सहारा देकर एरिना से बाहर ले जाने लगा और जाते जाते बोला, नेविलेट मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। वक्त सब साबित कर देगा। कैप्टन का दिमाग तो नहीं हिल गया ना? शिबाओ ने धीरे से कहा। चुप कर, वो अभी यहीं है। शिमो ने उसे टोका और दोनों ओस्लो को पकड़कर उनके पीछे भागे। स्टेज पर सिर्फ ये लिंगलिंग अकेली रह गई थी। उसने नेविलेट से धीरे से कहा, मिस्टर नेविलेट आप कुछ ज्यादा ही हम्बल हैं। कैप्टन अभी इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैंने बुरा नहीं माना, पर मिस्टर यू तियानहेंग को याद दिला देना कि कल्टीवेशन में माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। नेविलेट ने नॉर्मल टोन में कहा। ये लिंगलिंग ने रिस्पेक्ट दी और अपने साथियों के पीछे चली गई। एरिना का सारा स्टाफ और रेफरी अब नेविलेट के फैन हो चुके थे। किसी के मन में कोई शक नहीं बचा था। तभी दुगु बो मुस्कुराते हुए नेविलेट के पास आया। छोटे भाई, यान की नासमझी को दिल पर मत लेना। ये वो ड्रिंक है जिसका उसने वादा किया था, मैं उसकी तरफ से तुम्हें दे रहा हूँ। दुगु यान तो वादे के बारे में भूल चुकी थी, पर दुगु बो को सब याद था। वो नेविलेट को देखकर सोच रहा था कि काश ये लड़का उसकी पोती का पार्टनर बन पाता। मिस्टर दुगु बो, वो तो बस एक मजाक था, उसकी क्या जरूरत थी? जुबान का पक्का हूँ, ये बात तो अभी तुमने खुद ही कही थी ना? दुगु बो ने हंसते हुए कहा। नेविलेट ने मुस्कुराते हुए वो ड्रिंक एक्सेप्ट कर ली। दुगु बो इस टैलेंटेड लड़के से दोस्ती बढ़ाना चाहता था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरी दुनिया में कोई उसकी ड्रिंक या दवाइयों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। पर नेविलेट को कोई डर नहीं था। ये जो भरोसा था, ये दुगु बो को सालों बाद फील हुआ था। छोटे भाई, भले ही वो एक डील थी, पर तुमने मेरी और मेरी पोती की जान बचाई है। मैं ये एहसान नहीं भूल सकता। दुगु बो ने 3 उंगलियां उठाईं। 3 काम। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, सीधे हेवन डुआओ सिटी में मुझसे मिलना। मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारे 3 काम करूंगा। इससे पहले कि नेविलेट मना करता, दुगु बो पलक झपकाते ही गायब हो गया। मना करने का चांस ही नहीं दिया। नेविलेट हैरान रह गया। अभी वो आइस एंड फायर आइज वाली बात का एहसान चुकाने का सोच ही रहा था कि एक और एहसान सिर पर आ गया। लगता है इस दुगु फैमिली का फ्यूचर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो धीरे से बुदबुदाया। उसे खुद नहीं पता था कि दुगु बो का आज का ये डिसीजन उनके लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। मैच खत्म होने के बाद स्टाफ जाने लगा और नेविलेट सीधे फोकालोर्स के पास पहुंचा। वो पानी की देवी आराम से अपना छोटा केक खा रही थी। उसने एक बाइट ली और पूछा, टेस्ट करना चाहोगे? फोकालोर्स ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और स्पून उसकी तरफ बढ़ाया। नेविलेट ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इस छोटे केक से ज्यादा मेरा मन अभी कुछ और टेस्ट करने का है। नेविलेट, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? फोकालोर्स ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। उसका गोरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच तक हल्का सा कांप रहा था। नेविलेट लगातार मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था और आखिरकार उसकी इस प्यारी सी घबराहट और झिझक को देखकर उसकी हंसी छूट गई। हाकी लॉन्ग, तुम बहुत चालू हो। फोकालोर्स को तुरंत समझ आ गया कि उसे चिढ़ाया जा रहा है।
उसकी सारी एक्साइटमेंट पल भर में गुस्से और शर्म के मिक्स इमोशन में बदल गई। स्पिरिट एरिना का ये छोटा सा ड्रामा रॉयल टीम, दुगुबो और वहाँ के स्टाफ के अलावा किसी और को पता नहीं चला। इसी बीच सोटो सिटी की श्रेक एकेडमी में छिन मिंग आज रात रॉयल टीम के साथ नहीं रुका था। वो अकेले ही कई सालों बाद अपनी पुरानी एकेडमी में कदम रख रहा था। अपनी टीम को सोटो सिटी में प्रैक्टिस के लिए लाने के पीछे उसका एक बड़ा मोटिव यह भी था कि वो एक बार श्रेक एकेडमी का चक्कर लगा सके। पर जैसे ही उसने एकेडमी के अंदर पैर रखा, वो वहीं स्टैच्यू बन गया। चांद की रोशनी में चारों तरफ लड़ाई के ऐसे खौफनाक निशान थे जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ किसी को एक तरफा और बुरी तरह कूटा गया है। और जब उसने मेडिकल रूम में जाकर बेड पर लेटे फ्लैंडर की हालत देखी तो उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। एक जाना माना सोल सेंट लेवल का स्ट्रॉन्ग मास्टर और श्रेक एकेडमी का चांसलर, किसी ने उसका पूरा राइट आर्म ही काट दिया था। एकेडमी के बाकी टीचर्स भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। फिर किसने इनकी ये हालत कर दी? चांसलर, ये आपको क्या हुआ? आखिर यहाँ हुआ क्या था? छिन मिंग भागकर बेड के पास गया। उसका चेहरा गुस्से और दुख से भर चुका था। अरे छिन मिंग, सुना है तुम आजकल बड़े मुकाम पर पहुंच गए हो। फ्लैंडर ने अपने सफेद पड़ चुके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, पर उसने इस हादसे के बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैं ठीक हूँ, बस जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव हैं और कुछ नहीं। उसे डर था कि अगर छिन मिंग को पता चला कि ये काम एक क्लास के टाइटल डुआलुआओ ने किया है तो वो गुस्से में आकर कोई आत्मघाती कदम न उठा ले। तभी कमरे का दरवाजा झटके से खुला और झाओ वुजी सबसे आगे रहकर अंदर घुसा। वो घुसते ही चिल्लाने वाला था कि सामने कौन है, पर छिन मिंग को देखते ही रुक गया। छोटे मिंग, झाओ सर, मैं ही हूँ। अरे सच में तुम हो? ओए ली, तुम्हारी आंखें बूढ़ी हो गई हैं क्या, जो अपने ही बंदे को चोर समझ बैठे? झाओ वुजी ने सिर खुजलाते हुए कंप्लेंट की। ली यूसोंग ने चिढ़कर मुंह बनाया। छोटे मिंग इतने सालों बाद आया है तो पहचानने में गलती होना नॉर्मल है। छिन मिंग ने मुस्कुराते हुए बारी बारी से अपने पुराने टीचर्स को ग्रीट किया, पर उसके दिल की उलझन बढ़ती जा रही थी। सिर्फ चांसलर का हाथ कटा है और बगल में एक लड़का जख्मी लेटा है, जबकि बाकी सारे टीचर्स को खरोंच तक नहीं आई। ऐसा कैसे? सर प्लीज बताइए कि चांसलर के साथ ये सब कैसे हुआ? झाओ वुजी ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार सच उगल दिया। पूरा मामला तो हमें भी नहीं पता, बस इतना मालूम है कि फ्लैंडर का ये हाथ एक टाइटल डुआलुआओ ने काटा है। शुरुआत दाई मुबाई और निंग रोंगरोंग के झगड़े से हुई थी। निंग रोंगरोंग ने अपने 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन में जाकर शिकायत कर दी। बस फिर क्या, सोड डुआलुआओ अपनी पोती का बदला लेने आ गया और सारा ठीकरा चांसलर फ्लैंडर के सिर पर फूट गया। छिन मिंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। टाइटल डुआलुआओ, वो भी 7 ट्रेजर्स क्लैन का टॉप मोस्ट एक्सपर्ट। ये जूनियर आखिर किस लेवल का नौटंकीबाज है जो सीधे ऐसे खतरनाक लोगों से पंगा ले बैठा? उसके दिल में गुस्सा भी था और बेबसी भी। सामने वाला भले ही कितना भी जालिम हो, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। 7 ट्रेजर्स क्लैन इस दुनिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा क्लैन है, जहां 2-2 95 लेवल के टाइटल डुआलुआओ बैठे हैं। उनसे बदला लेने जाने का मतलब सीधा सुसाइड है। ठीक है छिन मिंग, दिल पर मत लो, ये मुसीबत शायद मेरे ही कर्मों का फल थी। फ्लैंडर ने एक उदास हंसी हंसते हुए कहा, पहले मेरा सिखाने का तरीका ही गलत था कि जो पंगे न ले वो श्रेक का स्टूडेंट नहीं। उसने अपनी बात बदलते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, पर वो दोनों जो कभी किसी से फालतू पंगा नहीं लेते, क्या वो कमजोर हैं? इस पूरी यंग जनरेशन में उनसे ज्यादा स्ट्रांग कोई पैदा ही नहीं हुआ। फोकालोर्स की वो अंतहीन सोल्स और उसकी अटैक, डिफेंस व हीलिंग की वो खौफनाक पावर, और ऊपर से नेविलेट का वो एक शॉट जिससे उसने तांग सान को बेहोश कर दिया था। इन सब का खौफ फ्लैंडर के दिमाग में ऐसा बैठा था कि ये बात कहते हुए उसे जरा सा भी डाउट नहीं था। सर, क्या आप स्पिरिट एरिना के उन 2 लोगों की बात कर रहे हैं? छिन मिंग ने बेहोश पड़े दाई मुबाई की तरफ देखा। उसने पहले फ्लैंडर और बाकी लोगों को नेविलेट और फोकालोर्स का जिक्र करते सुना था। हाँ, वही दोनों। उनके पीछे भी एक टाइटल डुआलुआओ का बड़ा बैकअप है। छिन मिंग की बोलती बंद हो गई। दाई मुबाई का ये लड़का जब तक शांत रहता है तब तक ठीक है, पर जब पंगा लेता है तो सीधे आसमान फाड़ देता है। रुकिए जरा, झाओ वुजी ने अपना मुंह साफ करते हुए कुछ याद किया। मुझे याद आया, मुबाई ने पहले कहा था कि तांग सान के श्रेक एकेडमी आने से पहले उन दोनों के बीच भी एक फाइट हुई थी। ये सुनते ही ली यूसोंग और बाकी टीचर्स ब्लैंक हो गए। छिन मिंग को भी कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ फ्लैंडर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने दाई मुबाई को ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा हो। साले, तू चुन चुन कर सिर्फ उन्हीं सोल मास्टर्स से पंगे लेता है क्या, जिनके पीछे टाइटल डुआलुआओ का हाथ हो? झाओ वुजी और फ्लैंडर ने एक दूसरे को देखा और फिर दाई मुबाई की तरफ उनकी नजरें बिल्कुल बदल गईं। मतलब भाई साहब सिर्फ हाई प्रोफाइल मैच ही खेलते हैं। जिसके पीछे कोई गॉडफादर ना हो उसे तो ये छूते तक नहीं। तांग सान के पीछे क्लियर स्काई डुआलुआओ तांग हाओ है, वही जिसने पिछले पोप को पीट पीट कर मार डाला था और जो दुनिया के नंबर 1 क्लियर स्काई क्लैन से है। निंग रोंगरोंग के पीछे सोड डुआलुआओ, चेन शिनबोन डुआलुआओ, गू रोंग और पूरा 7 ट्रेजर्स क्लैन है। और अब नेविलेट व फोकालोर्स के पीछे भी पक्का उन 8 बड़े क्लैंस से जुड़ा कोई टाइटल डुआलुआओ खड़ा है। भाई साहब, एक ऐसा प्रिंस जिसे उसकी खुद की फैमिली ने लावारिस छोड़ दिया, उसमें इतना कूदने का एटीट्यूड आया कहाँ से? जो पंगे ना ले वो कबाड़ है।
पर भाई तू जिस तरह के पंगे ले रहा है तू कबाड़ नहीं महाबेवकूफ है। फ्लेंडर मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ रहा है। झाओ वुजी ने अपनी छाती पर हाथ रखकर एक बार दाई मुबाई को देखा और फ्लेंडर की तरफ इशारा किया। फ्लेंडर उसका इशारा तुरंत समझ गया, पर जैसे ही वो हाँ में सिर हिलाने लगा उसकी नज़र फिर से दाई मुबाई पर पड़ी और उसने ना में सिर हिला दिया। मुबाई पिछले 3 साल से हमारा स्टूडेंट रहा है। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया, जिससे वो बार बार गलतियां करता गया। अगर गलती है तो वो मेरी है। अकेडमी से निकालना ठीक नहीं होगा। जब उसे होश आएगा तो मैं खुद उससे आराम से बात करूंगा। ली यूसोंग और बाकी लोग तुरंत ताड़ गए कि ये दोनों इस पनौती दाई मुबाई को अकेडमी से लात मारकर बाहर निकालने का सोच रहे थे। पर फ्लेंडर ने 3 साल के पुराने रिश्ते का लिहाज रखते हुए अपना इरादा बदल दिया। ये भी ठीक है, मुबाई भले ही पंगेबाज है पर दिल का बुरा नहीं है। ऐसे अचानक निकाल देना अजीब लगता। झाओ वुजी ने लाचारी से सिर हिलाया। बस दुआ करो कि ये जल्दी ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकले। बेहोश पड़ा दाई मुबाई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके अपने चांसलर्स उसे एकेडमी से धक्के मारकर निकालने वाले थे। उसके दिल में तो अभी भी ये दुख था कि आखिरी फाइट को छोड़कर उसने कुछ गलत नहीं किया था। सुंदर चीज़ों के पीछे भागना तो इंसानी फितरत है, बस उसका टारगेट गलत सेट हो गया था। वो लड़की और उसकी सोल्स साक्षात यमराज थे। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के हॉस्टल में यू शियाओगांग, ग्रैंड मास्टर और तांग सान आमने सामने बैठे थे। सान अपनी कल्टीवेशन पर पूरा फोकस करो, एक दिन तुम भी टाइटल डुआलुआओ के लेवल पर पहुंचोगे। आज जिसने फ्लेंडर का हाथ काटा वो 7 ट्रेजर्स क्लैन का सोर्ड डुआलुआओ चेन शिन था। जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो वो तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाएगा। डिप्रेस्ड बैठे तांग सान की आंखों में ये सुनकर थोड़ी चमक आई, पर वो फिर भी कंफ्यूज था। सर, आप हमेशा कहते हैं कि टाइटल डुआलुआओ बनने के बाद मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा, पर मेरी सोल तो सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्रास है। आज मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी मैं उस नेविलेट नाम के सोल मास्टर का मुकाबला नहीं कर पाया। वो मुंह से भले ही कह रहा था कि वो सिर्फ एक धोखे की वजह से हारा, पर दिल ही दिल में उसे भी पता था कि सामने वाले की पावर उसे कुचलने के लिए काफ़ी थी। बस उसका ईगो ये मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर सामने वाले ने चालाकी न की होती तो जीत उसी की होती। इसी चक्कर में वो नेविलेट से और ज्यादा चिढ़ गया था, क्योंकि वो उसकी तांग क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स भी जीत चुका था। यू शियाओगांग ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए सिर हिलाया और पीठ पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। सान, क्या तुमने सोचा है कि ट्विन सोल्स 2 सोल्स होना का असली मतलब क्या होता है? तांग सान तुरंत खड़ा हुआ और रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़कर बोला, प्लीज गाइड मी सर। ब्लू सिल्वर ग्रास सच में एक वेस्ट सोल है। अगर मैं अपनी पूरी लाइफ की रिसर्च भी लगा दूं तब भी इसे इसके लेवल पर टॉप क्लास बनाना नामुमकिन है। यू शियाओगांग ने बिना हिचकिचाए सच कड़वा बोला, पर तुरंत बात घुमाई। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम टाइटल डुआलुआओ बन जाओगे और अपनी सेकंड सोल पर एक साथ 9 ऐसी सोल रिंग्स लगाओगे जो 50,000 साल से ज्यादा पुरानी होंगी, तब क्या होगा? तांग सान के दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। एक नॉर्मल टाइटल डुआलुआओ के पास ज्यादा से ज्यादा 2 ऐसी रिंग्स होती हैं जो 50,000 साल पुरानी हो, पर अगर उसके क्लियर स्काई हैमर पर वैसी 9 रिंग्स आ गईं, तो फिर ये नेविलेट और सोर्ड डुआलुआओ चेन शिन उसके सामने किस खेत की मूली हैं? सान, तुम्हें अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू शियाओगांग ने उसे तसल्ली दी। तुम्हारे पास आलू सिल्वर ग्रास है, तुम्हारी खुद की बनाई स्किल्स हैं और हिडन वेपन्स भी हैं। शुरुआती मुश्किलों को पार करने के लिए ये काफ़ी हैं। तुम्हारा ये गुरु तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। बात खत्म होते ही तांग सान सीधे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा थैंकफुलनेस और पक्के इरादे से भरा था। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आज आपने मेरा ये डाउट दूर न किया होता तो पता नहीं मैं इस हार के डिप्रेशन में कब तक डूबा रहता। अरे बच्चे, लड़कों के घुटने इतने कमजोर नहीं होने चाहिए। तुम बात बात पर नीचे क्यों बैठ जाते हो? यू शियाओगांग ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया, पर उसके दिल में एक अलग ही लेवल का प्राइड था। आखिरकार ये उसके क्रश का बेटा था, ऊपर से गॉड लेवल टैलेंटेड, और उसकी हर बात इतनी तमीज से सुनता था। कितना परफेक्ट स्टूडेंट है। वैसे तुम अभी हार की बात कर रहे थे, तुम्हारा मैच किसके साथ हुआ था जिसमें तुम हार गए? यू शियाओगांग ने भौहें सिकारते हुए पूछा। उसे तांग सान के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। 1-on-1 मैच में इस लेवल पर उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो स्पिरिट एरिना का एक रेफरी है, उसका नाम नेविलेट है। क्या नेविलेट? यू शियाओगांग एकदम शॉक रह गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे अच्छे से पता था कि दाई मुबाई की जो अभी बुरी हालत हुई है उसके पीछे भी इसी नेविलेट का हाथ है। सर, क्या आप भी नेविलेट को जानते हैं? ज्यादा तो नहीं। तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। सोटो सिटी के स्पिरिट एरिना में सुबह सुबह से ही ठक ठक ठे ठे की आवाजें बंद होने का नाम नहीं ले रही थीं। नेविलेट माथे पर बल लिए हॉल के अंदर आया। फोकालोर्स, अब तुम क्या नया तिकड़म लगा रही हो? कोने में उकड़ू बैठी फोकालोर्स झटके से पीछे मुड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान वहीं फ्रीज हो गई। न कुछ भी तो नहीं। क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई? ये तो वही बात हो गई कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। नेविलेट ने तेजी से आगे बढ़कर देखा तो पूरे फर्श पर गियर्स, स्क्रूज और सारे मैकेनिकल पार्ट्स फैले हुए थे। ये देखकर उसका दिमाग ही हैंग हो गया। तुम ये क्या कबाड़ इकट्ठा करके क्या बनाने का ट्राई कर रही हो? अरे वो दादाजी ने हमें वो ब्रेसलेट गिफ्ट किया था ना,
तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए भी रिटर्न गिफ्ट में कोई बढ़िया सी चीज बना दूं। चोरी पकड़े जाने के बाद फोकालोर्स ने भी छुपाना बंद कर दिया। उसने अपने स्टोरेज टूल से बचे कुचे सारे पार्ट्स बाहर उड़ेल दिए और धीरे से कंप्लेंट करने लगी, इस दुनिया के मटेरियल्स जरा भी मजबूत नहीं हैं। मेरे कितने सारे गोल्ड सोल्स कॉइन्स फालतू में वेस्ट हो गए। नेविलेट फर्श पर बिखरे पार्ट्स के ढेर को देखकर गहरी सोच में डूब गया। भाई साहब, जितने बड़े स्केल पर यह काम चल रहा है, ये जिसे छोटी सी चीज कह रही है, पक्का कोई बड़ा ब्लास्ट करने वाली है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दादाजी के पास इन चीजों की कोई कमी नहीं है। हम बस उनसे नॉर्मली मिलने चले जाएं, वही उनके लिए काफी होगा। अरे अब जब ऑलमोस्ट काम खत्म होने वाला है तो पूरा करके ही मानूंगी। फोकालोर्स ने उसका हाथ पकड़ा और उस कंफ्यूज्ड बंदे को सीधे कमरे के बाहर धक्का दे दिया। फिर पट से दरवाजा बंद करते हुए बोली, तुम जाओ अपना काम करो। जब मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। बंद दरवाजे को देखकर नेविलेट काफी देर तक ब्लैंक खड़ा रहा। उसने तो बस अपनी एक राय दी थी और उसे सीधे घर से ही बाहर निकाल दिया गया। वो बेचारा मुड़ा और स्पिरिट एरिना से बाहर जाने लगा। रास्ते में जितने भी स्टाफ मेंबर्स मिले वो पहले से कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट और एक्साइटमेंट के साथ झुककर ग्रीट कर रहे थे। प्रणाम सर नेविलेट। उन सब ने अपनी आंखों से उसे दोनों ड्रैगन्स को समन करते और रॉयल टीम को वन साइड कूटते हुए देखा था। वो जैसे ही शहर के मेन गेट की तरफ बढ़ा, पीछे से एक हड़बड़ाई हुई आवाज आई, नेविलेट नेविलेट। नेविलेट ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं हैरान रह गया। सामने यू तियानहेंगे खड़ा था, जिसके सिर पर सफेद पट्टियां बंधी थीं और उसका राइट आर्म एक कपड़े के सहारे गले में लटका हुआ था। वो बड़े ही सीरियस लुक के साथ नेविलेट को देख रहा था। कल रात जब अलग हुए थे तब तो ये चंगा भला था, फिर एक ही रात में इसका ये कबाड़ कैसे हो गया? मिस्टर यू तियानहेंगे, कोई काम था क्या? नेविलेट वहीं रुक गया। दोनों के बीच बमुश्किल 10 मीटर का फासला था। यू तियानहेंग ने दांत भींचे, जैसे उसने अपने दिल में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया हो। वो तेजी से दौड़कर नेविलेट के पास आया और दोबारा उसका नाम पुकारते हुए सीधे 90 डिग्री पर झुक गया। नेविलेट, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे गाइड करो। इस एक मूव ने नेविलेट के होश उड़ा दिए। उसने तुरंत यू तियानहेंगे को उठाकर सीधा किया। उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा था। मिस्टर यू तियानहेंगे, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली के पास खुद का इतना बड़ा और टॉप क्लास कल्टीवेशन बैकअप है, फिर आपको मुझसे सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? उस विरासत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे कल्टीवेशन के गुर सीखना चाहता हूँ। यू तियानहेंगे उसे टकटकी लगाए देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि सामने वाला तुरंत मना न कर दे। मैं जानता हूँ कि मेरी ये डिमांड बहुत अजीब है, पर मेरे पास स्ट्रांग बनने का अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। क्या आप मेरी खुद की बनाई सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल सीखना चाहते हैं? नेविलेट की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी ये पावर फोकालोर्स के अलावा दुनिया का कोई दूसरा बंदा सीख ही नहीं सकता था। नहीं, खुद की बनाई स्किल्स किसी भी सोल मास्टर का पर्सनल सीक्रेट होती हैं और किसी को दूसरे के सीक्रेट्स में झांकने का कोई हक नहीं है। यू तियानहेंग ने तेजी से सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। मैं तो बस आपसे जल्दी स्ट्रांग बनने का सीक्रेट जानना चाहता हूँ। मैं अब और ज्यादा कमजोर बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे हर हाल में यानयान को प्रोटेक्ट करने के लायक बनना है। प्लीज मेरी हेल्प करो। नेविलेट की आंख की कोर हल्की सी फड़क उठी। भाई, मुझे खुद नहीं पता कि कल्टीवेशन का शॉर्टकट क्या होता है। मेरी खुद की पावर तो टाइम बीतने और इस स्पिरिट एरिना के चक्कर काटने से बढ़ती है। मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है ही नहीं जो मैं दूसरों को बांटता फिरूं। मिस्टर यू तियानहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सिखाना नहीं चाहता। असल बात तो ये है कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही यू तियानहेंग का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वो कल रात की उस बेबसी से जल्द बाहर निकलना चाहता था। दुगुयान के दादाजी ने उसे चींटी की तरह समझा और वो खुद अपनी ही लड़की से हार गया। वो ऐसा लूजर बनकर अब और नहीं जी सकता था। नेविलेट, प्लीज प्लीज मान जाओ। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी मदद कर दो मिस्टर नेविलेट। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद नेविलेट ने एक ठंडी सांस ली। ये यू तियानहेंगे आखिर इतना अड़ियल क्यों है? उसने बिना कुछ कहे बस ना में सिर हिलाया और सीधे शहर के बाहर की तरफ वॉक करने लगा। ऐसा नहीं था कि वो भाव खा रहा था, बल्कि उसे सच में कुछ नहीं आता था। और अगर आता भी तो वो यू तियानहेंग पर अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करता? मिस्टर यू तियानहेंगे, प्लीज आप वापस चले जाइए। मेरे पास स्ट्रांग बनने की ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े आगे निकल गया। यू तियानहेंगे वहीं खड़ा रह गया। उसने नेविलेट की पीठ को देखा, पर उसके अंदर का प्राइड उसे इतनी जल्दी हार मानने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो खुद को दुगुयान से कमजोर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और अपनी ड्रैगन फैमिली की नाक भी नहीं कटने देना चाहता था। उसने मुट्ठियां कसी, दांत भींचे और तेजी से नेविलेट के पीछे पीछे चल दिया। उसे पूरा भरोसा था कि जो बंदा अकेले पूरी रॉयल टीम को चटनी चखा सकता है, उसके पास उसे स्ट्रांग बनाने का कोई ना कोई जुगाड़ पक्का होगा। नेविलेट को समझ आ गया था कि पीछे कोई उसकी जासूसी कर रहा है, पर उसने बस एक सेकंड के लिए अपने कदम रोके और फिर इग्नोर करते हुए शहर के बाहर नदी किनारे पहुंच गया। यू तियानहेंग की फटी आंखों के सामने नेविलेट ने अपने स्टोरेज टूल से एक चेयर और एक फिशिंग रॉड निकाली। उसने हुक पर बिना कोई चारा लगाए उसे सीधे पानी में फेंक दिया। इस हरकत ने यू तियानहेंग का दिमाग ही हिला दिया।
बिना चारे के मछली कैसे फंसेगी भाई? और कल्टीवेशन के इस कीमती टाइम को ये बंदा यहाँ फिशिंग करके वेस्ट कर रहा है। उसे लगा कि नेविलेट जानबूझकर एक्टिंग कर रहा है और अपने टैलेंट को छुपा रहा है। वो भी पास में ही एक जगह बैठ गया और बिना पलक झपकाए नेविलेट के हर एक मूव को नोटिस करने लगा। पूरा 1 घंटा बीत गया। यू तियानहेंग को जब हल्की हल्की झपकी आने ही वाली थी, तभी नेविलेट की बॉडी में मूवमेंट हुई। उसने हवा में बस अपना हाथ उठाया, बिना अपनी सोल को एक्टिवेट किए पानी की कुछ बूंदें हवा में कलेक्ट हुईं और देखते ही देखते एक क्रिस्टल क्लियर वाइन ग्लास का शेप ले लिया। ग्लास की बॉडी और उसके अंदर का पानी इतना परफेक्टली अलग दिख रहा था जैसे वो सचमुच का कोई महंगा कांच का ग्लास हो। यू तियानहेंग का जबड़ा सीधे जमीन पर जा गिरा। भाई साहब, ये किस लेवल का खतरनाक सोल पावर कंट्रोल है? बिना सोल एक्टिवेट किए कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अब समझ आया कि ये बंदा चलते फिरते दो विशाल ड्रैगन्स कैसे समन कर लेता है, और ये अभी कह रहा था कि इसे कुछ नहीं आता। ये क्या सीन है? यू तियानहेंग अंदर तक हिल गया। उसे लगा कि शायद उसकी रिस्पेक्ट में ही कोई कमी रह गई थी, इसीलिए सामने वाला उसे भाव नहीं दे रहा था। सोटो सिटी का पानी सच में काफी मीठा है, पीने के बाद एक अलग ही मजा आता है। पर हेवन डुआओ सिटी का पानी, नेविलेट धीरे से बुदबुदाया। उसकी बातों में कोई गहरा सीक्रेट छुपा था। यू तियानहेंगी अभी अपने छोटे से दिमाग पर जोर देकर इस बात का मतलब निकाल ही रहा था कि एक और ऐसा कांड हुआ जिसने उसकी बची कुची अक्ल भी ठिकाने लगा दी। नेविलेट के हाथ का वो पानी का ग्लास पल भर में गायब हो गया और अगले ही सेकंड बिना किसी सोल पावर के झटके के फोकालोर्स अचानक हवा से प्रकट होकर सीधे उसकी गोदी में आ बैठी। तुम्हारा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी पूरा हो गया? नेविलेट ने फोकालोर्स की नाक को हल्के से छुआ। उसकी आवाज में एक ऐसी सॉफ्टनेस थी जो शायद उसे खुद भी फील नहीं हुई थी। और नहीं तो क्या, जब दादाजी को ये सरप्राइज मिलेगा तो वो खुश हो जाएंगे। बस दुआ करो कि वो खुश हों, शौक न लग जाए। नेविलेट ने मजे लेते हुए कहा, फिर खुद पर कंट्रोल न करते हुए पूछ ही लिया, क्या मुझे एडवांस में पता चल सकता है कि वो क्या चीज है? वैसे मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं है मुझे। नो, ये एक टॉप सीक्रेट है, सही टाइम आने पर ही पता चलेगा। फोकालोर्स ने सस्पेंस बनाते हुए कहा। उन दोनों का ये दुनिया से बेखबर होकर रोमांस करना देखकर यू तियानहेंगे का पोपट हो गया था। वो मन ही मन सोच रहा था, ओ भाई, तुम दोनों भूल गए क्या कि यहाँ एक जिंदा इंसान भी बैठा है? मेरे सामने ऐसे सरेआम सिंगल लोगों पर जुल्म करना ठीक है क्या? तभी फोकालोर्स की भौहें तनी और उसने साइड में बैठे यू तियानहेंग की तरफ देखा। वो नेविलेट की गोदी से थोड़ा सीधा होकर बैठी। नेविलेट, तुम यहाँ जिस मछली को फंसाने आए थे वो कहीं ये मिस्टर यू तियानहेंग तो नहीं है? यू तियानहेंग का दिमाग चकरा गया। मैं यहाँ मछली कैसे बन गया भाई? नहीं, मिस्टर यू तियानहेंग तो बस घूमते घामते यहाँ आ गए हैं। उन्हें भी यहाँ आए आधा घंटा हो चुका है, शायद उन्हें भी इस शांत माहौल में बैठना पसंद हो। नेविलेट ने थोड़ा सोचते हुए कहा। उसे लगा कि जब उसने कल्टीवेशन सिखाने से मना कर दिया था तो यू तियानहेंग बस यहाँ का व्यू एंजॉय करने आया है। फोकालोर्स ने सब कुछ समझकर भी बात को आगे नहीं बढ़ाया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जिससे उसके सिर के बाल हल्के से हिले। नेविलेट की आंखों में एक हल्की सी स्माइल आई और तुरंत गायब हो गई। उसने हवा में एक ट्रांसपेरेंट पानी का बबल बनाया और नेविलेट के बगल में बैठकर उसके साथ फिशिंग का मजा लेने लगी। बगल में बैठा यू तियानहेंगे ये देखकर पूरी तरह पगला चुका था। इस कपल का पानी के एलिमेंट पर जो कंट्रोल था वो गॉड लेवल था। बिना सोल के पानी को ऐसे नचा रहे हैं जैसे वो इनकी उंगलियों पर पला हो। वो खुद ड्रैगन चाजुक फैमिली का वारिस था। उसने स्काई वाटर अकेडमी के टॉप वाटर सोल मास्टर्स को देखा था, पर वो सब इन दोनों के सामने नर्सरी के बच्चे लग रहे थे। भले ही उसे कल्टीवेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला था, पर आज उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। अरे हाँ, अगर ये पानी को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं अपनी बिजली के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं अपने थंडर ड्रैगन क्लॉ को बिजली के इस लेवल के सटीक कंट्रोल पर ले आऊं तो मेरी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सोचते ही यू तियानहेंग ने एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठी कसी, पर उसकी वजह से उसके राइट आर्म के जख्म पर खिंचाव आ गया और वो दर्द के मारे कराह उठा। उसने तुरंत नेविलेट की तरफ देखा और एक बार फिर गहरे से झुककर ग्रीट किया, नेविलेट, थैंक यू वेरी मच। भले ही आपने सीधे सीधे कुछ नहीं बोला, पर मैं समझ गया हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। एक दिन मैं वापस आऊंगा और आपको दोबारा चैलेंज करूंगा। उस दिन का यू तियानहेंगी आपको सच में शॉक कर देगा। अपनी बात खत्म करते ही वो वहां से सीधे दौड़ गया। उसे जल्दी से ये लिंगलिंग के पास जाकर अपना इलाज करवाना था, ताकि वो अपने इस नए आइडिया पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर सके। नेविलेट और फोकालोर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। भाई, मैंने इसे कब क्या सिखा दिया? ये यू तियानहेंग किस दुनिया में जी रहा है? ये मिस्टर यू तियानहेंग थोड़े अजीब नहीं है? वो पहले तुमसे कल्टीवेशन सिखाने की भीख मांग रहे थे ना? फोकालोर्स ने हैरान होकर पूछा। हाँ, वो मुझसे गाइडेंस मांग रहे थे, पर मुझे खुद कुछ नहीं पता था तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब भाई साहब का खुद ही बैठे बैठे दिमाग चल गया है। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन नेविलेट का खाली कांटा पानी में वैसा का वैसा ही रहता है, एक भी मछली नहीं फंसती। तभी फोकालोर्स हवा में एक चुटकी बजाती है और शुद्ध पानी से बनी मिस शेवरेज पलक झपकते ही सामने आ जाती है। मिस शेवरेज, जरा नेविलेट के कांटे पर एक बढ़िया सी मछली तो फंसा दो, फोकालोर्स ने पूरे टोरे के साथ ऑर्डर दिया।
शेवरेज हाँ में सिर हिलाकर पानी में कूद गई। बस कुछ ही पलों में पानी के ऊपर तैरता हुआ कांटा जोर से हिला। नेविलेट जल्दी, मछली फंस गई। नेविलेट का चेहरा देखने लायक था। वो सोच रहा था भाई अगर ऐसा चीटिंग का जुगाड़ पास में हो तो बंदा फिशिंग कंपटीशन में बिना दौड़े ही चैंपियन बन जाए। खैर आखिर में उसने फंसी हुई मछली को वापस पानी में छोड़ दिया, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और फोकालोर्स के साथ नदी के किनारे किनारे टहलते हुए सोटो सिटी की तरफ निकल पड़ा। पलक झपकते ही 2 दिन और निकल गए। उस महायुद्ध के बाद इंपीरियल फाइटिंग टीम ने मेलाई ग्रेट स्पिरिट एरिना में जमकर फाइट की और वहां का सारा खतरा हमेशा के लिए टल गया। आज के दिन टीम ने सोटो सिटी को अलविदा कहकर वापस हेवन डॉ सिटी लौटने का फैसला किया था। निकलने से पहले किन मिंग ने पूरे दिल से फ्लैंडर और बाकी टीचर्स के सामने एक हाथ जोड़ा और बोला, प्रिंसिपल सर और बाकी सभी टीचर्स, आप लोग सच में हेवन डॉ रॉयल एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। आप लोगों के लेवल के हिसाब से वहां आपको पूरी आज़ादी मिलेगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। फ्लैंडर का दाहिना हाथ पहले ही कट चुका था और उसने मन बना लिया था कि इस बैच के बच्चों के ग्रेजुएट होते ही वो श्रेक एकेडमी पर ताला लगा देगा। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, छोटे मिंग तेरी अच्छी सोच के लिए शुक्रिया भाई, पर हम जैसे बूढ़े घोड़ों का अब ऐसी तड़क भड़क वाली जगह पर जाने का कोई मूड नहीं है। फ्लैंडर उसकी बात मान लो। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि साइड में खड़े यू शियाओगांग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधे उसकी बात काट दी। फ्लैंडर वहीं हक्का बक्का रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। गांग जैसे ही ये बच्चे पास आउट होंगे श्रेक बंद हो जाएगी। हम रॉयल एकेडमी जाएं या न जाएं इससे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी हमें शांति से रहने की आदत है, वो चमक धमक वाली जगह हमारे बस की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ? यू शियाओगांग ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और बिल्कुल ठंडे लहजे में बोला। किन मिंग का दिल बाग बाग हो गया। उसे अंदर ही अंदर एक उम्मीद जागी कि अगर ये सब मान गए तो इससे बेहतर और क्या ही होगा। फ्लैंडर के माथे पर बल पड़ गए। गांग हम सब अपने ही बंदे हैं, जो भी बात है साफ साफ बोल। अब से ठीक 2 साल बाद पूरे कॉन्टिनेंट की एडवांस स्पिरिट मास्टर एकेडमी का सबसे बड़ा महामुकाबला होने वाला है। श्रेक एकेडमी के पास तो उसमें हिस्सा लेने का लाइसेंस तक नहीं है, लेकिन हेवन डॉ रॉयल एकेडमी की बात अलग है। उनके पास एक नहीं बल्कि 2-2 सीटें हैं। तुम लोग भी ये कभी नहीं चाहोगे कि ये टैलेंटेड बच्चे तुम्हारी तरह जिंदगी भर इसी पिछड़े गांव देहात में सड़ते रहें, है ना? यू शियाओगांग के मुंह से ये बात निकलते ही श्रेक के बाकी टीचर्स के चेहरे काले पड़ गए। बात तो 100% सच थी, लेकिन जिस अकड़ और सीधे तरीके से उसने ये बात बोली वो सच में जूता खाने वाली थी। इन बच्चों को अपना जलवा दिखाने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी ताकि उन्हें बेस्ट रिसोर्सेज मिल सकें, और ये एक ऐसी कमी थी जिसे श्रेक कभी पूरा नहीं कर सकती थी। जब ये हमारा आखिरी बैच है तो इसे बेस्ट क्यों ना बनाया जाए? तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी लाइफ तो सेट है, लेकिन ये बच्चे अभी जवान हैं। फ्लैंडर क्या तुम सच में इनका करियर बर्बाद करना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम सबसे बड़े गुनहगार होगे। यू शियाओगांग ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात खत्म कर दी। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र मकसद बस अपने चेले तांग सैन को रॉयल एकेडमी पहुंचाना था। वो हेवन डॉ एम्पायर का सबसे बड़ा कॉलेज था, जहां के टॉप टीचर्स और वीआईपी रिसोर्सेज तांग सैन को रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा सकते थे, और आज के समय में उसके लिए इससे जरूरी कुछ नहीं था। इस बात का सबसे गहरा असर जिस बंदे पर पड़ा वो था किन मिंग। श्रेक एकेडमी का टॉपर होने के नाते उसका टैलेंट कूट कूट कर भरा था और वो पूरे कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे युवा स्पिरिट एम्परर था। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल यही था कि उस समय लाइसेंस न होने की वजह से वो इस महामुकाबले में शामिल नहीं हो पाया था। उसने तुरंत मौके पे चौका मारते हुए कहा, हाँ प्रिंसिपल सर, मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जूनियर भाई बहनों को इस चांस की सख्त जरूरत है। फ्लैंडर का दिल एक पल के लिए डोल गया। किन मिंग की आंखों में जो पुरानी बेबसी और अधूरापन था वो उसे साफ साफ दिख रहा था, और इस सब का कसूरवार वो खुद को मान रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद उसने मुड़कर झाओ वुजी और बाकी भाइयों की तरफ देखा। किन मिंग हमें हेवन डॉ एकेडमी में ऐश कराने के लिए बुला रहा है, तो भाइयों चलें या यहीं जमे रहें? सब पिछले 20 सालों से साथ थे, सुख दुख के साथी। ली यूसोंग ने सबसे पहले हामी भरी। जब इतने साल साथ गुजार दिए तो अब अलग होकर दिल भी नहीं लगेगा। चलो चलते हैं। झाओ वुजी और बाकी सब ने भी बिना किसी नखरे के तुरंत हाँ कह दिया। चलो डन। फ्लैंडर ने उसी वक्त फाइनल फैसला सुनाया और मुड़कर किन मिंग से पूछा, तो फिर हम कब निकल रहे हैं? किन मिंग के चेहरे पर आखिरकार एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर्स, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं पहले हेवन डॉ सिटी जाकर तीनों बड़े अधिकारियों से सब कुछ पक्का कराता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में मैं वापस आऊंगा और आप सबको और हमारे जूनियर्स को ससम्मान वहां ले जाऊंगा। सब ने थोड़ी और बातचीत की, जिसके बाद किन मिंग ने विदा ली और अपनी टीम को लेकर तूफानी स्पीड से हेवन डॉ सिटी की तरफ निकल गया। उसकी स्पीड आते वक्त से भी दोगुनी थी और बहाना ये बनाया कि वो बच्चों की बॉडी की स्टैमिना ट्रेनिंग करा रहा है। फ्लैंडर चलो देर आए दुरुस्त आए,
जिंदगी में पहली बार तुमने कोई सही फैसला लिया है। यू शियाओगांग ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और उसी अकड़ वाले लहजे में कहा। फ्लेंडर की आंख का कोना फड़क उठा। उसे लगने लगा था कि जब से ये शियाओगांग श्रेक में आया है, खुद को इस अकेडमी का असली मालिक समझने लगा है। लेकिन अपने कटे हुए दाहिने हाथ को देखकर उसने कड़वा घूंट पी लिया और कुछ नहीं कहा। छोटे मिंग के वापस आने तक बच्चों की सारी ट्रेनिंग अब तुम्हारे हवाले है। मेरे शरीर में अब वो दम नहीं रहा। तुम जैसे सिखाओगे, हम बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, मैं देख लूंगा। यू शियाओगांग ने तुरंत हाँ भर दी। फ्लैंडर को भी अपने इस पुराने भाई की थ्योरी पर पूरा भरोसा था, जो उनके जैसे देसी और जंगली तरीकों से कहीं ज्यादा सॉलिड थी। सीन अचानक बदलता है। सोटो सिटी के ग्रेट स्पिरिट एरिना में नेविलेट की नजरें लगातार अपने बगल में चल रही लड़की के लाल होते गालों पर टिकी थीं। नेविलेट, तुम क्या देख रहे हो? नजारा देख रहा हूँ, इस दुनिया का सबसे हसीन नजारा। नेविलेट के मुंह से मक्खन जैसी बातें इतनी सादगी और सच्चाई के साथ निकली कि फोकालोर्स के गाल और ज्यादा टमाटर जैसे लाल हो गए। उसने शर्माकर अपनी नजरें नीचे झुका ली। दिन के वक्त एरिना का गेट बंद था, इसलिए दोनों आराम से वॉक कर रहे थे कि तभी हांफने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। तांग सैन, तेरा वो मास्टर साला शैतान है क्या बे? कोई ऐसे ट्रेनिंग कराता है क्या? माँ होंगचुन अपनी पीठ पर पत्थरों से भरा भारी भरकम टोकरा टांगे हुए था। थकावट के मारे उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। अगर नहीं दौड़ना तो घर जा बैठ। मास्टर का ट्रेनिंग का तरीका कभी गलत नहीं हो सकता। तांग सैन सबसे आगे दौड़ रहा था, पसीने से बिल्कुल तरबतर। इन चारों में सबसे ज्यादा वजन उसी की पीठ पर था। ऑस्कर की तो हवा पहले ही टाइट हो चुकी थी। वो सबसे पीछे रेंगता हुआ आ रहा था। दाई मुबाई पिछले मैच की गहरी चोटों की वजह से अभी आराम पर था, इसलिए वो आ नहीं पाया था। तभी श्याओवू की आंखें चमकीं। उसने सामने नेविलेट और फोकालोर्स को देख लिया। उसके अंदर जैसे अचानक से कोई सुपर पावर आ गई। वो सबको पीछे छोड़ती हुई हवा की स्पीड से आगे भागी। नेविलेट, भाई जान निकल गई मेरी। तुम्हारे पास पानी है क्या? श्याओवू ने अपनी पीठ से वो क्विंटल भर का टोकरा नीचे पटका और हाँफते हुए पूछा। यू शियाओगांग ने उनसे पत्थरों को लादकर लंबी दौड़ तो लगवा दी थी, पर पानी का कोई इंतजाम नहीं किया था। ऐसे में वाटर एलिमेंट वाले स्पिरिट मास्टर नेविलेट से पानी मांगना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। नेविलेट और फोकालोर्स ने एक दूसरे को देखा। नेविलेट कुछ बोलने ही वाला था कि फोकालोर्स पहले बोल पड़ी। श्याओवू दीदी, पानी तो है हमारे पास, लेकिन इतनी हैवी एक्सरसाइज के बाद सीधे सादा पानी पीना ठीक नहीं है। बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थोड़ा गुनगुना नमक पानी पीना बेहतर होगा। पर भाई, इस जंगल झाड़ में नमक पानी साथ लेकर कौन घूमता है? श्याओवू के माथे पर शिकन आ गई। श्याओवू, ये दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें सीधे सादा पानी पीने से बचना चाहिए। तांग सैन भी वहां पहुंच चुका था। नेविलेट को देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत और दुश्मनी की आग चमकी, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। वो अच्छे से जानता था कि अभी वो इन दोनों के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन श्याओवू ने उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। पीछे से आ रहा माँ होंगचुन तो सीधे जमीन पर ढेर हो गया और रोनी सूरत बनाकर बोला, नेविलेट भाई, सुंदर परी भाभी, प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो ना यार, मेरी तो राम नाम सत्य होने वाली है। फोकालोर्स ने जब देखा कि ये बच्चे प्यास के मारे तड़प रहे हैं तो उसका दिल पिघल गया। उसने मुस्कुराकर हवा में एक चुटकी बजाई। देखते ही देखते उसके सामने हवा में साफ पानी से भरे कई सारे ट्रांसपेरेंट वाटर बबल्स तैरने लगे। इस जादू को देखकर तांग सैन और बाकी सबके होश उड़ गए। यहाँ तक कि छुपकर बच्चों की सेफ्टी के लिए पीछे पीछे आ रहे झाओ वुजी के मुंह से तो लार टपकने वाली हो गई। एलिमेंट्स पर ऐसी गजब की पकड़! भाई, स्पिरिट एम्परर तो छोड़ो, वाटर एलिमेंट का कोई स्पिरिट सेंट भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सुंदर भाभी। माँ होंगचुन में जैसे अचानक जान आ गई। उसने झपटकर पानी पीने के लिए उस बबल को फोड़ना चाहा, पर 2-3 बार उंगली मारने के बाद भी वो बबल टस से मस नहीं हुआ। वो सोच में पड़ गया कि तभी नेविलेट ने आगे बढ़कर शुद्ध पानी से बनी एक स्ट्रॉ पाइप उसकी तरफ बढ़ा दी। होंगचुन भाई, इसका इस्तेमाल करो। माँ होंगचुन हाथ में पानी की स्ट्रॉ पकड़े बिल्कुल सुन्न खड़ा रह गया। मन में सोचने लगा, भाई सिर्फ पानी ही तो पीना था, ये मियाँ बीवी इतना वीआईपी शो ऑफ क्यों कर रहे हैं? उधर झाड़ियों में छिपे झाओ वुजी का दिल जोर जोर से रो रहा था। यार, मुझे भी ये ट्रिक सीखनी है। सोचो, ये दोनों जब घर में नॉर्मल पानी भी पीते होंगे तो कितने रॉयल स्टाइल से पीते होंगे। पर बदकिस्मती से झाओ वुजी कोई वाटर एलिमेंट मास्टर नहीं था, इसलिए दिल महसूस कर रह गया कि काश ये ट्रिक आती तो मार्केट में अपना क्या भौकाल होता। माँ होंगचुन, ऑस्कर और श्याओवू ने वो बबल्स और स्ट्रॉ पकड़ी और गटक गटक कर पानी पीने लगे। सिर्फ तांग सैन अपनी अकड़ में गर्दन तानकर खड़ा रहा। उसने पानी को हाथ तक नहीं लगाया। मन ही मन खुद को तसल्ली दे रहा था कि मर्द कभी किसी का दिया टुकड़ा नहीं खाता, चाहे प्यास से गला सूख जाए, पर भाई का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। तभी अचानक झाड़ियों में से झाओ वुजी हंसता हुआ बाहर निकल आया। झाओ सर! माँ होंगचुन और बाकी सब चौंक गए। झाओ वुजी अपना सिर खुजाते हुए सीधे नेविलेट और फोकालोर्स के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। छोटे भाई और छोटी बहन, क्या मुझे भी एक घूंट चखने को मिल सकता है? सच बताऊं तो असल बात ये थी कि उन दोनों ने तांग सैन से पानी के लिए पूछा तक नहीं था। अगर वो एक बार पूछ लेते तो वो बहुत एहसान जताते हुए पानी ले भी लेता।
पर जब किसी ने भाव नहीं दिया तो तांग सेन ने बिना एक शब्द बोले गुस्से में अपना पत्थरों का टोकरा उठाया और वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया। बाकी सबने तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। तभी नेविलेट की नजर जमीन पर रखे उन भारी टोकरों पर पड़ी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए झाओ वुजी से पूछा, झाओ वुजी सीनियर, आपकी एकेडमी बच्चों को कल्टीवेशन करा रही है या उन पर जुल्म ढा रही है? झाओ वुजी सक पका गया। उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं भाई, ये हमारे एक बहुत बड़े मास्टर की बताई हुई सीक्रेट ट्रेनिंग है। वजन उठाकर दौड़ने से बॉडी मजबूत होती है, ये कोई टॉर्चर नहीं है। वजन उठाकर स्टैमिना बढ़ाना सही है, लेकिन पीठ पर बेतरतीब पत्थर लादकर दौड़ने से बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे कल्टीवेशन तो दूर, बच्चों के शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गहरे और परमानेंट डैमेज हो जाएंगे। जब तक इनके पास कोई स्पेशल आयुर्वेदिक काढ़ा या जड़ी बूटियों का बाथटब न हो, तब तक इस घटिया ट्रेनिंग का सिर्फ नुकसान है, फायदा जीरो। नेविलेट की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी बातें सीधे दिल पर तीर की तरह लगीं। सब के सब वहीं फ्रीज हो गए। क्या वो सो कॉल्ड मास्टर सच में उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था? इस फालतू ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं था। ये सुनते ही माँ होंगचुन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साला, मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो मास्टर वास्टर सब ढोंग है। खुद का स्पिरिट लेवल हमारे ऑस्कर से भी कम है और नाम के आगे मास्टर ऐसे लगाता है जैसे बहुत बड़ा अंतर्यामी हो। अगर इस घटिया ट्रेनिंग में इतना ही दम होता तो वो खुद जिंदगी भर 29वें लेवल पर आकर क्यों अटक जाता? झाओ वुजी का खून भी खौल उठा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम सबके सब ये बकवास पत्थर यहीं पटको। अभी एकेडमी चलकर मैं उस फ्लैंडर की क्लास लेता हूँ। अगर उसने ये बकवास ट्रेनिंग बंद नहीं कराई तो मैं उसका थोबड़ा तोड़ दूंगा। वो वैसे भी घायल है, अब श्रेक में मेरी चलेगी। उसने नेविलेट की तरफ हाथ जोड़कर पूरे सम्मान के साथ कहा, नेविलेट भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना इन मासूम बच्चों के शरीर में अंदरूनी चोटें आ जाती और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। सीनियर, आप बात को बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, नेविलेट ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, पर उसके मन में हंसी का फव्वारा छूट रहा था। भाई, तुम्हारे पास झाओ वुजी जैसा ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण कंट्रोल करने वाला साक्षात चीट कोड बैठा है और तुम बच्चों से पीठ पर पत्थर उठवा रहे हो? ऐसा अल्टीमेट गोबर दिमाग सिर्फ हमारे गांगजी का ही हो सकता है। झाओ वुजी ने तुरंत अपने हाथ हिलाए। अरे क्या सीनियर वीनियर लगा रखा है भाई? अगर छोटा भाई समझते हो तो मुझे सीधे ओल्ड झाओ बोल सकते हो। सबने थोड़ी देर सुस्ताया, जिसके बाद झाओ वुजी ने उन टोकरों को लात मारकर दूर फेंका और तीनों बच्चों को समेटकर सस्पेंस और गुस्से में भरा हुआ फ्लैंडर से हिसाब चुकता करने के लिए श्रेक एकेडमी की तरफ भाग खड़ा हुआ। नेविलेट और फोकालोर्स ने एक दूसरे को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। तब जाकर नेविलेट ने अपना मुंह खोला। ये जो अचल संपत्ति झाओ वुजी है ना, ये अपने आसपास के एरिया की ग्रेविटी को कम या ज्यादा कर सकता है। अगर ये कम लेवल के स्पिरिट मास्टर्स की बॉडी कल्टीवेशन के लिए अपनी इस पावर का यूज करे तो रिजल्ट्स 10 गुना बेहतर मिलेंगे। ग्रेविटी कंट्रोल? फोकालोर्स के चेहरे पर पहले थोड़ा कंफ्यूजन आया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। अगर उसके पास सच में इतनी कमाल की एबिलिटी है तो वो सीधे अपनी ग्रेविटी पावर से बच्चों को ट्रेन क्यों नहीं करता? क्या वो तरीका इन पत्थरों को पीठ पर लाद कर दौड़ने से लाख गुना बेहतर नहीं होता? नेविलेट की आंख का कोना फिर फड़का। हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या करें, शायद उनका दिमाग वहां तक कभी गया ही नहीं। फोकालोर्स ने समझदारी में सिर हिलाया और अगले ही पल इस फालतू बात को दिमाग से निकालकर आगे बढ़ गई। दोनों शहर के बाहर कुछ देर और घूमने के बाद सोतो सिटी की तरफ चल दिए। रात को अब और फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, कल्टीवेशन ज्यादा जरूरी है। वैसे भी मेन कैरेक्टर की टीम तो स्पिरिट फाइट के लिए नहीं आ रही, पर नॉर्मल फाइटर्स से मिलने वाला फायदा भी कम नहीं है। रोज का थोड़ा थोड़ा नेचुरल ग्रोथ से कहीं ज्यादा तेज है। नेविलेट, आज तुम बिल्कुल बदमाशी नहीं करोगे। फुकलोर्स का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने अपनी चप्पल की नोक देखते हुए सिर झुका लिया। संतों की बातों के मुताबिक मैडम फुकलोर्स, लाइफ को आगे बढ़ाने के कई तरीके। नेविलेट ने आधी बात ही की थी कि उसकी नज़र फुकलोर्स के सामने फ्लैट चेस्ट पर पड़ी। उसने सिर हिलाया और बात वहीं छोड़ दी। फुकलोर्स समझ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? हाकीलोंग, तुम सच में बहुत बदतमीज हो। फाइट खत्म होने के बाद तुम मुझे फ्रूट्स खिलाने ले जाओगे? फुकलोर्स ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, पर अगले ही पल चेहरा लाल करके धीरे से बोली, गुड नाइट, और पेस्ट्री भी चाहिए। ठीक है मैडम फुकलोर्स। नेविलेट ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिला दिया। देखते देखते 3 महीने बीत गए। जैसा नेविलेट ने सोचा था, लाइक्सियस पहले स्टार लुओ एम्पायर की 4 बड़ी फैमिलीज के पास गया, फिर हेवनडाउ एम्पायर की 2 ब्रांचों के चक्कर काटे और अब जाकर वो हेवनडाउ सिटी के लिए निकला था। 8 बड़ी फैमिलीज की एनुअल मीटिंग पास आ रही थी। उसने स्पेशली लेटर भेजकर कहा था कि नेविलेट फुकलोर्स को साथ लेकर हेवनडाउ सिटी की मीटिंग में आए ताकि सभी फैमिली हेड से आमना सामना हो सके। नेविलेट ने लेटर पढ़कर सोफे पर पेस्ट्री खा रही फुकलोर्स की तरफ देखा। दादाजी ने हमें 8 बड़ी फैमिलीज की एनुअल मीटिंग में बुलाया है, जाने का मन है? मैं तो मिल चुकी हूँ ना, फुकलोर्स ने आदतन बोला। पर फिर अचानक उसे रियलाइज हुआ कि उसने तो सिर्फ नेविलेट के नजरिए से कुछ फैमिलीज के हेड्स को देखा था। उन लोगों ने उसे कभी नहीं देखा था। अगर शर्म आ रही है तो हम नहीं जाएंगे। मीटिंग में फैमिली हेड्स का होना ही काफी है। नेविलेट ने उसके कंधे को थपथपाया
प्यार से समझाते हुए कहा। वो कभी उसके बदले फैसले नहीं लेता था। मैं गॉड ऑफ जस्टिस फुकलोर्स हूँ, मुझे भला क्यों शर्म आएगी। उसने ऊपर से तो अकड़ दिखाई, पर दिल ही दिल में जानती थी कि नेविलेट लाइक्सियस की लीनेज का वारिस है, उसे तो इस मीटिंग में जाना ही चाहिए। उसने लाल चेहरे के साथ धीरे से बुदबुदाया, वैसे भी कभी न कभी तो सामना करना ही है। जब हमारी शादी होगी तो क्या उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे? अय्या, मैं ये क्या क्या बोल रही हूँ। फुकलोर्स ने अपने तपते गालों को थपथपाया। वो बिल्कुल नर्वस हो गई थी। नेविलेट ने उसे इस हालत में देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसे वो बेहद क्यूट लगी। सोतो सिटी के बड़े स्पिरिट एरिना की गोल्ड एंकर डॉडो काफी पहले ही हेवनडाउ सिटी के रास्ते पर निकल चुकी थी। नेविलेट और फुकलोर्स लाइक्सियस की खबर के इंतजार में थे, इसलिए उन्होंने टाइम लिया। सब कुछ अच्छे से समेटने के बाद वो आराम से निकले। पूरी ताकत से सफर करते तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर एनुअल मीटिंग में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त था। दोनों ने बिना किसी हड़बड़ी के सफर का मजा लेना ठीक समझा। उस दिन रास्ते में जाते हुए दोनों के कदम अचानक रुक गए। पीछे से कुछ जानी पहचानी वाइब्स बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। कुछ ही पलों में करीब 10 लोग उनके सामने आ गए। नेविलेट, फुकलोर्स! सबसे आगे खड़े दाई मुबाई ने जैसे ही दोनों को देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अरे दाई मुबाई जी, हेलो! फुकलोर्स ने हंसकर ग्रीट किया, पर उसकी ये स्माइल दाई मुबाई की नजरों में किसी शैतान की मुस्कान जैसी थी। वो डर के मारे पैर पीछे खींचने लगा और सीधे टीम के सबसे पीछे जाकर शुतुरमुर्ग की तरह छिप गया। फ्लैंडर ने यह नजारा देखकर लाचारी से सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि फुकलोर्स ने दाई मुबाई के दिल पर जो डर का साया छोड़ा था, उसे ठीक होने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। हेलो मिस्टर फ्लैंडर। नेविलेट ने भौहें सिकोड़ी। उसने देखा कि फ्लैंडर की दाहिनी आस्तीन बिल्कुल खाली थी। उसने अच्छे से याद था कि ओरिजिनल स्टोरी में फ्लैंडर का हाथ टूटने का कोई सीन नहीं था। उसे अचानक याद आया कि 3 महीने पहले झाओ वूजी ने कहा था कि फ्लैंडर जख्मी है और अब श्रेक में वही सबसे स्ट्रांग है, तो वो जख्म असल में एक हाथ कटना था। नेविलेट जी, आपका स्वैग तो आज भी वैसा ही है, पर मेरा ये एक लंबी कहानी है। फ्लैंडर ने अपने कटे हाथ को देखकर एक ठंडी सांस ली। झाओ वूजी तभी आगे आया और एकदम क्लोज होते हुए पूछा, नेविलेट भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? श्रेक के बाकी लोगों ने भी आगे बढ़कर ग्रीट किया। नेविलेट ने सबको रिस्पॉन्ड किया और फिर बोला, हम हेवनडाउ सिटी जा रहे हैं। आप लोग यहाँ? ये सुनते ही तांग सान का चेहरा एकदम काला पड़ गया। वो लोग तो हेवनडाउ रॉयल एकेडमी जा रहे थे। उम्मीद नहीं थी कि ये आफत भी हेवनडाउ सिटी जा रही है। उसके और डरे हुए दाई मुबाई के अलावा बाकी सबको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रास्ता सबका है, कोई कहीं भी जाए, सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन टीम के सबसे पीछे खड़े यू शियाओगांग का शरीर नेविलेट को देखते ही बुरी तरह कांप उठा। उसकी मार्शल सोल लुओ सानपाओ बिना कंट्रोल के थरथराने लगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खतरे का खौफ था। यू शियाओगांग के दिल में नेविलेट के लिए नफरत पूरे 3 महीने से उबल रही थी। 3 महीने पहले नेविलेट की सिर्फ एक बात की वजह से उसके ग्रैंड मास्टर के टैग पर सरेआम सवाल उठ गए थे। वो ये तो बर्दाश्त कर सकता था कि लोग उसे सोल पावर कल्टीवेशन में बेकार कहें, पर अपनी नॉलेज पर सवाल उठाना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। तब झाओ वूजी ने वापस जाकर फ्लैंडर के सामने उसके ट्रेनिंग मेथड पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया था। भले ही दोनों के बीच इस बात पर बहस हुई, पर जब झाओ वूजी ने नेविलेट की बातें हूबहू बताईं तो वो और फ्लैंडर दोनों चुप हो गए थे। गहराई से सोचने पर उसके ट्रेनिंग मेथड में सच में कमियां थीं। भले ही दवाइयों का इंतजाम था, पर वो लंबे समय की हैवी वेट ट्रेनिंग के अंदरूनी जख्मों को खत्म नहीं कर सकती थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे सच में बर्बाद हो जाते। उसके बाद से फ्लैंडर ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, पर उसने शियाओगांग को सिर्फ तांग सान की ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहा और बाकी स्टूडेंट्स की कॉम्बैट ट्रेनिंग झाओ वूजी को सौंप दी। ये अंदरूनी शक यू शियाओगांग को फील क्यों नहीं होता? बातों बातों में नेविलेट को अचानक पता चला कि फ्लैंडर का दायां हाथ किसी और ने नहीं बल्कि चेन शिन ने खुद काटा था। इस बात का उसे पहले कोई अंदाजा नहीं था। झाओ वूजी और दूसरों ने दोनों को साथ चलने का ऑफर दिया, पर नेविलेट ने प्यार से मना कर दिया। उन्हें श्रेक की टीम की तरह भागने की कोई जल्दी नहीं थी। जब श्रेक के लोग दूर चले गए तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक धुंधली सी पर स्ट्रांग पावर हिडन रहकर उन पर नजर रख रही थी। कहीं ये वही तांग हाओ तो नहीं है? फुकलोर्स ने पलकें झपकाते हुए नॉर्मली कहा। उसकी नजरों में तांग हाओ जैसा टाइटल डॉलुओ भी तांग सान और दाई मुबाई जैसों से बस थोड़ा सा ही बेहतर था। शायद वही है। नेविलेट ने सिर हिलाया। उसकी वाइब्स बिखरी हुई हैं। साफ है कि वो जख्मी है। उसके अलावा मुझे इस हालत में कोई दूसरा टाइटल डॉलुओ नजर नहीं आता। अंधेरे में श्रेक का पीछा करने वाला सच में तांग हाओ ही था। वो पहले इन से मिलने शहर से बाहर गया था। कुछ वक्त उसके साथ बिताकर सोतो सिटी लौटा ही था। तभी उसकी नजर श्रेक एकेडमी के शिफ्टिंग पर पड़ी, तो वो चुपके से पीछे हो लिया। उसे तांग सान को प्रोटेक्ट भी करना था और शियाओ वू पर नजर भी रखनी थी ताकि वो भाग न जाए। बस तांग हाओ के दिल में एक अजीब सी उलझन थी। उसे लगता था कि आज का तांग सान हर तरफ से अजीब है, पर क्या अजीब है वो समझ नहीं पा रहा था। वो अभी अंधेरे में छिपा था तो उसने नेविलेट और फुकलोर्स को भी देखा था। ये दोनों लड़के लड़की उसे बहुत मिस्टीरियस लगे, कभी शांत पानी की तरह
तो कभी खूंखार लहरों की तरह डरावने। पक्का मेरा वहम होगा। ये उम्र में तांग सान से भी छोटे हैं, इनसे मुझे खतरा कैसे फील हो सकता है? नामुमकिन। वो 95 लेवल का टाइटल डॉलुओ था जिसके पास लाख साल का सोल रिंग था। जब तक वो खुद न चाहे कोई भी टाइटल डॉलुओ उसका पता नहीं लगा सकता था। अभी जो उन दोनों की नजरें इधर उधर पड़ी थीं वो बस एक इत्तेफाक था। चाहे तुम कितने भी बड़े जीनियस बन जाओ, एंड में तुम मेरे बेटे तांग सान के लिए बस एक मोहरा ही बनोगे। पर नेविलेट और फुकलोर्स ने तो तांग हाओ के बारे में बस 2 बातें की और उस नाम को दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया। तांग रीतियान उनके लिए कोई खतरा नहीं था, उससे फाइट करने का उनका कोई मूड नहीं था। वैसे भी दोनों का नेचर शांत था, बिना किसी वजह के वो कभी खुद से हमला नहीं करते थे। जब तक कि कोर्ट ऑफ जस्टिस न हो वो तभी कदम उठाएंगे और तांग हाओ के पिछले सारे गुनाहों का एक एक करके इंसाफ करेंगे। छोटे नेवी, कैसा रहेगा अगर हम डॉलुओ कॉन्टिनेंट में एक कोर्ट ऑफ जस्टिस बना लें? फुकलोर्स की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने नेविलेट की तरफ देखा। मैडम फुकलोर्स, फिलहाल इस बचकाने आइडिया को साइड में रखिए, ये पूरे डॉलुओ कॉन्टिनेंट के लिए एक बड़ी आफत बन जाएगा। नेविलेट का चेहरा शांत था। ऐसा नहीं था कि उसने इस बारे में सोचा नहीं था, बस वो इसके पीछे की असलियत को समझ चुका था। डॉलुओ कॉन्टिनेंट के रूल्स पूरी तरह सड़ चुके हैं। सोल मास्टर्स कॉमन लोगों को मार दें तो कोई पूछने वाला नहीं। नोबल्स अपनी मर्जी से जनता को दबाते हैं और सबको ये नॉर्मल लगता है। लोगों की इस सोच को बदलने से पहले कोर्ट बनाना पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने जैसा होगा। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि पहले अपने सामने दिखने वाले अनजस्टिस को रोकें और फेयरनेस का आइडिया लोगों तक पहुंचाएं। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे मानेंगे और इसके लिए लड़ेंगे तभी कोर्ट ऑफ जस्टिस सच में वजूद में आ पाएगा। कुछ चीजें सिर्फ भारी ताकत से नहीं बदली जा सकती, जैसे कि इंसानों का दिल। फुकलोर्स ने ये सुना तो उसे सब समझ आ गया। वो कोई बेवकूफ़ नहीं थी, तुरंत ताड़ गई। मतलब एक बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक रेवोल्यूशन लाना होगा, पूरे कॉन्टिनेंट को एक करना होगा। एजुकेशन से लोगों को समझाना होगा कि सब बराबर हैं। ताकत और पावर कभी भी मनमानी करने का लाइसेंस नहीं होते। नेविलेट की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फुकलोर्स ने अचानक अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से हल्के से उसके गाल को छुआ। उसकी आंखों में एक प्यारी सी स्माइल थी। दिन और रात का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते वक्त पंख लगाकर उड़ गया। नेविलेट और फुकलोर्स आखिरकार हेवनडाउ सिटी पहुंच ही गए। नेविलेट दूसरी बार हेवनडाउ एम्पायर की इस कैपिटल में आया था। सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी थोड़ा अजीब था, क्योंकि यह जगह सोतो सिटी के शोर शराबे और आम मार्केट जैसी बिल्कुल नहीं थी। हेवनडाउ सिटी की सड़कों पर हर तरफ महंगे और आलीशान कपड़ों में सजे धजे नोबल्स घूम रहे थे, जिनका हर एक मूव और बात करने का तरीका अकड़ से भरा था। यहाँ तक कि रास्ते के छोटे मोटे दुकानदार भी कल्टीवेटर थे। इस रईसों और पावरफुल लोगों से खचाखच भरे शहर में सड़क किनारे किसी छोटे स्टॉल पर जाना नोबल्स अपनी शान के खिलाफ समझते थे। दोनों जब वहां पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी और हेवनडाउ सिटी का बड़ा स्पिरिट एरिना अब पूरी तरह से गुलजार होने लगा था। पर उन्हें वहां जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए दोनों बस कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आराम से वॉक करने लगे। उनके लिए वॉक करने का असली मजा आसपास के नज़ारे देखने में नहीं, बल्कि साथ चल रहे पार्टनर की कंपनी में था। उन दोनों का क्लासी और रॉयल लुक देखकर रास्ते के कई नोबल्स उन्हें मुड़ मुड़ कर देखने लगे। पर सिर्फ एक नज़र में ही सबको समझ आ गया कि ये दोनों किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से हैं, इसलिए किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि फालतू में आगे बढ़कर पंगा ले। ठीक उसी वक्त एक बेहद शालीन और सोफिस्टिकेटेड आवाज अचानक नेविलेट के पीछे से गूंजी। मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत फहमी में किसी और को देख लिया, पर तुम सच में यहीं हो। नेविलेट और फुकलोर्स के कदम वहीं रुक गए। इस जानी पहचानी आवाज को सुनते ही दोनों तुरंत पीछे घूमे। सामने खड़े इंसान को देखते